Yes, please. Good morning, everyone. So, today we are going to start our paper number 5. ग्रुप 2 के अंदर जो पेपर नंबर 5 आप लोगों का है, दैट इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स को लेकर, विच विल टेक 100 मार्क्स। एंड वही सेम स्प्लिशन जो ग्रुप 1 के पेपर्स में आपने पढ़ी है, 100 मार्क्स में 30 मार्क्स का पेपर आप लोगों को क्या मिलेगा, एमसीक्यू पार्ट, एंड 70 मार्क्स का क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव। बट यहाँ पे ये पॉजिटिव नोट भी है हमारे लिए कि 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव भी है। कारण यहाँ पे वो तेरे फाउंडेशन बेस्ड वाले छोटे मोटे एमसीक्यूज नहीं आते, यहाँ पे लेवल थोड़ा हाई। पर इतनी एश्योरेंस है कि बच्चा अगर सही वे से इसको टेकअप करे, किसी भी सब्जेक्ट में कहाँ 30 नंबर का पेपर लिखना और कहाँ 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करना, बहुत फर्क है। मतलब हम नॉर्मली एवरेज पास्ट एमटीपी बेसिस पे या रिजल्ट के बेसिस पे इजीली कह सकते हैं कि एमसीक्यू पार्ट अगर स्टेबल रहे तो बच्चा बड़े प्यार से 80% ऑन एवरेज क्या कर रहा है, टेकअप कर रहा है। कि दैट मीन्स 30 में से 22 24 अराउंड बड़े आराम से पेपर में नंबर आते हैं। कहाँ 30 नंबर का ऑडिट का पेपर लिखना, उसमें मन करे 10 ना है। उसका कारण आज थोड़ा सा ट्रेलर भी दिखाऊंगा, सब्जेक्ट को लेकर डरना नहीं है कि सर मतलब क्या है ये सब्जेक्ट है, बट मैं कुछ बातें सच बताऊंगा। क्लियर? हाँ, मानोगे, सही मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो यही सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ भी बनवा दूंगा। कहने वाली बात होती है सर ऑडिट में तो 40 नहीं आते यार, लास्ट बैच के रिजल्ट आपके सामने पड़े हैं। जो जितना डरे, उल्टा मैं कह रहा हूं उनकी सबकी एग्जाम्शन है। मैं कहा तुम क्या डरे, तुमने मुझे डरा दिया। रोज आगे बैठ जाना, सर ऑडिट कैसे होगा, ऑडिट कैसे होगा। मैं कहा पढ़ने से होगा, बुक खोलो, और तो कोई तरीका ही नहीं है। बट कुछ स्ट्रेटेजीज मैंने भी चलो लास्ट बैच से हमने सीखी हैं। मैंने वर्कआउट जनवरी वालों पे भी करा, सितंबर वालों पे करा। अब आपका बैच है तो कुछ चीजें मेरी हैंड्स प्रूव्ड हैं। जो रिजल्ट मैंने लेटेस्ट देखे हैं कि उसका कारण क्या निकला इस सब्जेक्ट को पॉजिटिव बनाने का। देखो, कहते हम सबको हैं, पर मानता हर कोई नहीं। अब ये आपने सोचना है कि पर्टिकुलरली अगर मानोगे, यही सब्जेक्ट तुम्हें डे 1 से पॉजिटिव के अंदर दिखाऊंगा, डे 1 से। और ग्रुप 2 आपका पर्टिकुलरली एक ऐसा ग्रुप 2 है जिसमें 1.5 पेपर न्यूमेरिकल है, 1.5 पेपर आपका थियरी। एंड थियरी इन द सेंस वो भी है तो प्रैक्टिकल ही है। जिसको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, जैसे ऑडिटिंग के अंदर कई चीजें ऐसी बात चलेंगी, चलो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने ऑडिटिंग के अंदर देखा है या सुनने को मिलता है, अपने साथ वालों से भी ऑडिट पे गए उन्होंने ये चीज फेस करी एंड ऑल, वही जब हम रिलेट करते हैं विद द टॉपिक्स, सर तो प्रैक्टिकल वही चल रहा है। तो वही एग्जांपल्स, वही शेयरिंग थोड़ी आप लोगों के साथ होती है। क्लियर? कि कोशिश करूंगा लिटिल बिट इस बार कि अपा थोड़ा कोई मंथली इवेंट, जो मैं कह रहा था कि मान लो कोई अगर कोई मेरे साथ के मेट हैं या कोई सीनियर्स हैं कि जिन्होंने ऑडिट का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, अब हम तो टीचिंग फील्ड में आ चुके हैं यार, कौन सा प्रैक्टिकल में चले गए। हाँ, बट जितना क्या है वो भी शेयर करेंगे। साथ में कोई रैंडमली अगर कोई पर्सन, कोई सीनियर सीए, शायद मेरा पढ़ाया वो उतना काम ना करे, उनकी बात मान लो कि हाँ जी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिपोर्ट ऐसे बनती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। कहने को बंदा कहता है कि ऑडिट इज अ थियोरी, नो इट्स अ प्रैक्टिकल। एंड आप लोग भी जब मेरे साथ बैठ रहे हो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, सर डीमिट अपने आप को मानकर चलो कि मेरे सामने अगर वो सिचुएशन होती, मैं उसको कैसे टैकल करता, मैं वहां पे कैसे ऑडिट करता। कई बार आउट ऑफ द बॉक्स जाने का जो कारण होता है पेपर, वो ये होता है कि हमें बच्चा किताबी कीड़ा नहीं चाहिए, बुक वॉर्म जस्ट पढ़ लिया लिख दिया एज इट इज डन, वो तो है। हम चाहते हैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स इसको लेके जा, 10-15 नंबर का पेपर, 20 नंबर का पेपर, देखो हैंडल करता है, संभालता है, क्या इसको समझ आ रही है। दैट इज वाई ऑल ओवर इंडिया, इंटर लेवल, फाइनल लेवल, सबकी दुखती रग एक ही है, ऑडिट। क्यों? वट आईसीआई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल, दैट इज वोकैब, वोकेबलरी। इवन मैं लॉ में भी शायद इतना नहीं कहूंगा जितना तुम्हें मेरे बिहेवियर में ऑडिट को लेकर चेंज मिलेगा। उसका कारण है सब्जेक्ट की टेक्निकलिटी, द टेक्निकल वर्ड्स यूज्ड इन द डेकोरम जो हम पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रिक्टली डे 1 से मैं एक चीज कह रहा हूं,
या जो चेकर भी होते होंगे, शायद मैं एडमिसिबल कर लूं तुम्हारे टेस्ट में, चलो ऐसा लिखा हुआ ठीक है चल जाएगा, वो नहीं मानेंगे। वो कंपेयर करते हैं योर शीट विद द सुजेस्टेड, जिसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। सुजेस्टेड आंसर बैड, नेक्स्ट लेवल वर्डिंग यूज कर रहा है, और आपकी लैंग्वेज का वो सिर नहीं बन रहा, पैर नहीं बन रहा कुछ ही। व्हाट इज दिस इज व्हाट, आप इस वजह से चलते उल्टा। अला कोई कोई मैच तो करे कुछ अगले को। और ऐसा भी नहीं होता कि 100% डे वन, नो, कभी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि पर्टिकुलर आपने मेरे साथ कोई टॉपिक पढ़ा, घर पे प्रैक्टिस करी, आप पहले 50% कोशिश करो। मैं 50 पे छोड़ रहा हूं और बोल, तो पहले 50% ग्रास्प कर वर्डिंग, कंसेप्ट 100, वर्डिंग 50% ग्रास्प कर, देन सेकंड रिवीजन 60। हाँ बाकी गॉड ग्रेस, कुछ बच्चों की वैसी अपनी पावर अच्छी होती है यार, पढ़ा दिमाग में वर्ड्स बैठने शुरू हो गए। आज मैं पहले पूरा ऑडिट का मतलब पूरा जो कहते हैं नहीं गीता सार, वो निकाल के वही करेंगे, शुरू से लेके एंड तक होता गया है। और जो मैं प्रोसेस आपको लिखवाऊंगा, तकरीबन 7 to 8 वर्ड्स मेरे हर चैप्टर का स्टार्टिंग होंगे। एंड आज उसके ऊपर शायद मैं 15 मिनट लगाऊंगा, जाते जाते लास्ट तक वो 1.5 घंटा बन जाएगा, वही 8 वर्ड, क्योंकि तेरा वो ऑडिट सारा 8 वर्ड के अंदर ही समाया हुआ है। फिर आगे से आगे से आगे तय खोलते जाएंगे, जब जब चैप्टर आते जाएंगे, और रहूंगा मैं अपने वो 8 वर्ड्स के अंदर। आप देखना चीजें मतलब कैसे बनती हैं, क्या डेकोरम है, एंड लॉ से ये डिफरेंट कैसे है। इन दो सब्जेक्ट्स को कभी भी पैरेलल मत रखना, बहुत फर्क है। लॉ कंप्लायंस वर्क है, लॉ कंप्लायंस वर्क है, एंड ऑडिटिंग जो है ये एग्जामिनेशन, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, बेसिकली द वर्ड सेज इंडिपेंडेंट। उस पर भी चलेंगे बात। पर हाँ, मेरी जो बात चल रही थी कि सर अगर कंसिस्टेंटली चला जाए, वोकैबुलरी बात चल रही थी कि 60%, 70%, टू द बेस्ट, टू द बेस्ट, नॉट 100, मैं खुद ही नहीं कहूंगा नॉट 100, मेरे से पॉसिबल नहीं। आप एक पैराग्राफ पर्टिकुलरली हमें दे दो कि याद करके सर आप लिख के दिखाओ, शायद मैं भी ना लिखूं। पर हाँ, बार बार स्क्रीनिंग करने से, बार बार रिवीजन करने से पर्टिकुलरली चीजें माइंड में ठहरनी शुरू हो जाती हैं, दिखनी शुरू हो जाती हैं। हाँ, शुरू शुरू में धुंधली दिखती हैं, याद तो आ रहा है पेज पे वहां पे कुछ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, आप एच डिवीजन देंगे। जब नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करोगे ना, फिर तुम्हें वर्ड भी दिखना शुरू होगा, उस पेज पे लिखा होगा। अब हमारे पास कई बार पेपर डिस्कशन के लिए आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं कि सर पेपर में ये डाला, ये तो बुक में था ही नहीं। क्या कमाल करती है बुक, नहीं पेज नंबर ये खोल, उसके बॉटम में देख लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ। अब वो सर आपको याद भी बुक याद, अब नहीं याद होगी इस एज में, और कब याद होगी, बुढ़ापे में याद होगी। अरे 20 बार तो पढ़ा दी, कितनी बार तो पढ़ा दी, कितनी आगे पढ़ानी है, एंड वो भी वर्ड टू वर्ड। अब आपने लॉ मेरे साथ पढ़ाई है, हर चीज आप क्या पढ़ रहे हैं, वर्ड टू वर्ड, एंड स्पीडली भी करा हमने, आपके सामने ही है ग्रुप 1 की जर्नी, आपके स्पीडली भी करा, और वर्ड टू वर्ड, कोई लाइन नहीं छोड़ी होगी, कोई वर्ड, कोई पेज, कोई क्वेश्चन तक नहीं छोड़ा होगा हमने, हर चीज कवर करी है। दैट इज वही सेम अप्रोच मेरी यहाँ पे रहने वाली है, वर्ड टू वर्ड। एंड थोड़ा बुक के बारे में भी बात करेंगे। पहले जो हम बात कर रहे थे कि सिलेबस, द वर्ड कंटेन्स टू, ऑडिटिंग एंड वर्ड इज एथिक्स। सर एथिक्स वर्ड ना न्यूली लॉन्च किया गया मई 24 में, पहली बार, पहले वर्ड था ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। इसी सब्जेक्ट का नाम क्या था, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। अब इन्होंने वर्ड उसके बाद एड ऑन करा कि सर देखो, बच्चा कहीं ना कहीं आर्टिकलशिप में इसके बाद ही जाएगा, ऑफिस संभालना शुरू करेगा, ऑडिट्स वगैरह करने शुरू करेगा, एंड वी पीपल आर नॉट डिलीवरिंग हिम एथिक्स। बच्चा ऑडिट करना शुरू कर चुका, एंड उसको एथिक्स पढ़ने को कहां पे मिलेंगे जाके, फाइनल्स में। समवट एक्सटेंट तक एथिक्स इसको सिखाओ, माड़ा मोटा बंदा बनाओ, अगला क्लाइंट प्लेस पे जाएगा, प्रोफेशनल बिहेवियर ऑप्ट करेगा, चाहे आप अल्टीमेटली कहने को आर्टिकल हो, सीए तो तुम पहले बन जाते हो, प्रिंसिपल तो सीए है ही नहीं। ये तो कहते हैं वो तो हमारे नाम पे कमा रहे हैं, हम कर रहे हैं, सारा ऑडिट तो मैंने करा, इन्होंने क्या करा, साइन ही करे। बट सर वही बात आती है, चाहे काम तुम कर रहे हो, फील्ड वर्क तुम कर रहे हो, बट अगर
तुम्हें इस वर्ड के साथ लिंकअप ना किया गया एथिक्स के साथ, आई थिंक सो फिर वो मीनिंगलेस है। ऑडिट क्यों, जो प्रोफेशनल है, जो सीनियर हैं, उनको तो सिखा दिए, उनको फाइनल्स में पढ़ा दिए गए, उनको तो प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स भी, ये पूरा एथिक्स नहीं है अभी, ये जस्ट उसकी एक छोटी सी परछाई है, छोटी सी। प्रॉपर एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स तो तभी सिखाएंगे जब आप मेंबर बनने वाले होंगे फाइनल्स। यहां तो जस्ट एक छोटा सा एक ब्रांच डील किया गया है कि नहीं, थोड़ा सा बच्चों को पता होना चाहिए कि एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, और बेसिकली आई कैन से अ बिहेवियर, कि जिसमें तुम ये डिसाइड करना सीखते हो पर्टिकुलरली व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो इस पे अपनी चर्चा अलग रहेगी, मैं आज डे वन इसको नहीं छेड़ूंगा, जहां जहां बात आती रहेगी करते रहेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, आज तो सिर्फ सुनो, बहुत है बातें करने वाली, बहुत। और मेरे पहले 2 लेक्चर पर्टिकुलरली तेरे पूरे 11 चैप्टर का बेस बनेंगे, और जिसने ये 2 मिस कर दिए पर्टिकुलरली, और स्पेशली हम जो मेन कहते हैं सर, दैट इज रेगुलरिटी। देखो ग्रुप 1 में भी काफी अच्छा मेंटेन करा अटेंडेंस रेशो, ग्रुप 2 में तो उल्टा और हार्ड बनती है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हार्ड है छोटे, है लेक्चर वाइज छोटे, बट इसमें है टेक्निकल है, चाहे FMSM है, टैक्स, वो तो माई बाप वैसी है, समझे ना। और दूसरा पर्टिकुलरली आपका ये ऑडिटिंग, इसमें जितनी रेगुलरिटी 1 to 1 आप मेंटेन करोगे, आपका छोड़ो, हमारा विश्वास आपके ऊपर ज्यादा बढ़ेगा। नहीं, बच्चे ने कर, डेली क्लास में आया है, आप लोगों के चेहरे रोज मिलना, लिपसिंग फॉलो करना कि हाँ कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, ये नजरें ऑडिट कर रही हैं आप लोगों का, कि मैंने कोई चीज पूछी, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ये सबसे जरूरी चीज है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, वो तो वैसे भी है। पर अगर मैं कोशिश करूं, या तो सही हो जाऊंगा, या कम से कम ये पता लग जाएगा मेरे माइंड में कंसेप्ट ही कुछ और चल रहा था, मेरे को पता लगा ये पॉइंट है। कई बार चीजें हमें बार बार पूछनी पड़ती हैं, उसका कारण भी याद है वही चीज, कहीं कंसेप्ट कुछ और तो नहीं बना लिया माइंड में, ये पॉइंट। सो हमारा पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, एथिक्स 10 मार्क्स अकेले, 11वां नंबर चैप्टर, इंडेक्स में चेक कर, लास्ट वाला चैप्टर आपका कौन सा होगा, एथिक्स। 10 नंबर का पेपर है सर, 10 नंबर। हालांकि 10 नंबर में अंदर और भी चैप्टर पड़े हैं, इतने बड़े बड़े, फिर उससे बढ़िया तो ये 7-8 पेज हैं, इसको खा ही जाओ। अल्टीमेट ऐसा क्या चीज पूछ लेगा, मैं स्ट्रेटेजी दूंगा सर, सिंपल सी बात है, मानना ना मानना आपके ऊपर होगा, और आपको गारंटी दे रहा हूं पर्टिकुलरली आप में से ही जो मानेगा, यार एग्जाम्पशन भी ठोक बजा के लोग, लोगों के वहम भी दूर कर देंगे। भी ऑडिट में 40 नहीं आते, तू ये देख, हाईएस्ट 84 नंबर गए हुए हैं मेरे पढ़ाए उस पर, मेरे जिंदगी भर नहीं आए। फाइनल्स में मेरे शायद 42 नंबर थे ऑडिट में, इंटर में 51। आई एम नॉट सो काइंड ऑफ स्कॉलर है, नहीं है, पास है बहुत है, ये दीवार के पीछे डिग्री लगी हुई है, मेरा पेपर नहीं है भाई, समझे पॉइंट। बट हमने जो टेस्टिंग करी है ना, जो चलो बड़े सर के कारण हमने सीखा है उनसे, गुण जो लिया है आगे पढ़ाने का, वो वे आउट सीखा है, कि मतलब कहाँ से रिजल्ट मिलते हैं, क्या चीज इनसे और करवाई जाए, क्या स्टूडेंट में मतलब डिफरेंस लाया जाए, कि अल्टीमेट ये रिजल्ट पहली बार में क्लियर करे, उसकी कुछ वजह है, कुछ वजह है। अब पुराने स्टूडेंट्स हैं वो आज भी मिलते हैं, कल तो एक दो पार्टी में वैसे ही आ गए, इनवाइटेड नहीं थे वैसे, हाँ, कोई नहीं, फिर क्या हो गया, हाँ मैं क्या, चलो बढ़िया बात, आ गए भाई, फिर क्या हो गया। वो कहते हैं हम तो मिस कर रहे होते हैं सर, पर्टिकुलरली आपको बुलाओ, कोई क्लास ही रख लिया करो हफ्ते में, वैसे ही बुला लिया करो, कहते कोई नहीं पूछता, हम जहां भी जाते हैं पर्टिकुलरली को पूछता ही नहीं इतना। भी यहाँ इतनी वैल्यू फील होती थी यार, मतलब प्रेस्टीज फील होता था। अब कल जो 2 बच्चे, वो लड़की अपने कौन है, सौम्या जिया, CA बने, वो पहले आ नहीं रहे थे फंक्शन में, होते ही बच्चे को शायद कि क्या सेलिब्रेट करेंगे, माना पूरा होगा ठीक है, वो लास्ट तक भी ना 20 बार तो थैंक यू बोल गई, सर यू मेड अस डे, हाँ आपने हमारा दिन बना दिया, कि शायद हम गलत थे पहले, और जितने गेस्ट आए थे, लिटरली बोल रहा हूँ, जितने गेस्ट आए थे शाम को, बार बार थैंक्स। यार ये पार्टीज होती है, ये वो हमें तो कोई उस चीज का प्राइज दे देंगे फलाना जो नॉर्मली है,
तुम ब्याह वाला काम करा हुआ है हमें। अब भाभी आएगी भाभी। व्यू पॉइंट था लिटरली, उनका व्यू पॉइंट था। कहते हैं मतलब हमने नहीं एक्सपेक्ट करा था, हमने नहीं एक्सपेक्ट करा था कि इतना अच्छा फॉर्मल पार्ट इनफॉर्मल। कल दो सेगमेंट्स थे, फर्स्ट वन इज फॉर्मल, सेकंड वन इज इनफॉर्मल। दोनों सेगमेंट्स बढ़िया गए, दोनों सेगमेंट्स बड़े अच्छे गए। कहते बड़ा एक पॉजिटिव हो रहा था यार। सिंपल सी बात है, जो उनकी वर्डिंग थी हमें तो आप लोगों से सुनने को मिलता है पर्टिकुलरली कि हाँ भी कैसा एम्बियंस रहा। बेस्ड ऑन दैट हमें मोटिवेशन मिलते है कुछ और बढ़िया करें, कुछ और अच्छा करें। फर्क थोड़ी जहां इतना लगे हुए सिस्टम में, थोड़ी सोशल नीड्स भी तो चीज होती हैं, फाइनेंशियल नीड्स थोड़ी हमेशा। मैस्लोस थ्योरी, रिकग्निशन, इन्हीं चीजों से अच्छा मिलता है अल्टीमेटली कि हाँ सर एक पार्ट ऑफ इट, सो दैट कि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि नेक्स्ट ऑन सर मई 26 फिर अपना होना चाहिए, कि नेक्स्ट फोटो फ्रेम में हम होंगे, नेक्स्ट चेक हमें मिलना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। अब कल जो मेन गेस्ट अपने आए थे, चलो सारी मेन थे, उनमें से आउट ऑफ दैट जो हेमराज सर, वो अपनी ओर से स्कॉलरशिप लेके आए थे। वन डे बिफोर है, कहते हैं सारी स्कॉलरशिप मैं दूंगा, आपने कुछ नहीं। मैं कहा नहीं सर, बड़े सर जो लोग कहते, नहीं ये कहा। कहते अगली बार से आपकी पार्टियां हम स्पॉन्सर करेंगे और बोलो। मैं कहा आपका यही कहना हमारे लिए बहुत बड़ी काउंटिंग है कि आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी, बहुत है। हमें तो ये कि शहर में नाम बड़ों में पहुंच गया, बहुत है। यही मेरे लिए लाखों करोड़ों का काम है, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। शहर में बस ये बताओ कि ये भी दोषी है, ये होता थॉट। हम कई बार कहते हैं ना क्लाइंट्स को भी, वो क्लाइंट मुझे काम कब देगा फ्रंट। तू ये सोच कि उसको बस ये बताओ शहर में ये भी सी है, कभी ना कभी, कभी ना कभी तो वो तेरे टच में आएगा। अपना तो नेटवर्किंग ही क्या है, नेटवर्थ। समझो, समझ आया वर्ड? नेटवर्किंग ही क्या है। पैसा नहीं चाहिए, पैसा आएगा। यू विल बी लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बन के घूमोगे तुम। जैसे चुंबक को लोहा खींचता है, पैसा अपने आप खींचेगा। कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपना पोटेंशियल, आप अपनी क्वालिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, द नॉलेज स्किल, व्हाट द पीपल यू हैव, टैलेंट, वो मेंटेन रखो बस। वो मेंटेन रखो। अगर तेरे अंदर क्वालिटी है ना सर, तुम क्लाइंट को छोड़ने की कोशिश करोगे, क्लाइंट नहीं छोड़ेगा, क्लाइंट नहीं छोड़ेगा। तुम कह दो नहीं बस और काम नहीं करना, ठीक है ठीक है बस बहुत है, ओके नहीं सर मैं 4 फैक्ट्री और लगा रहा हूँ, आपके भरोसे तो लगा रहा हूँ मैं कि आप संभाल लोगे। सच काइंड ऑफ दैट। मतलब उनको बड़ा अच्छा फील हुआ पर्टिकुलरली। कहते हैं हमने शायद ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, या हमने कभी सोचा। हर बंदा नॉर्मली, कोचिंग इंस्टीट्यूट की अवार्ड सेरेमनी है, शायद आपने भी पहले पुरानी कहीं देखे होंगे, यहाँ बीइंग अ नॉर्मल। पर ये भी हम कोई +1 +2 वालों के लिए नहीं करते, वो अलग लेवल के, वो पिज्जा पैटी में खुश है, उनका अपना हिसाब है। सीए वालों का सेगमेंट लगे। हम कहते हैं पर्टिकुलरली कि जिन बच्चों ने ग्रुप 1 पास करा, इवन फाउंडेशन भी पास करा, शायद उनको वो फील नहीं आई होगी पास होने पे, बट हम फील करवाते हैं। तो आम आदमी नहीं है भाई। हाफ सीए इंटर है, तू हाफ सीए इंटर, पहली बार में बोथ ग्रुप क्लियर करना। शायद आप एक दिन खुश होते हैं, 2 दिन खुश होते हैं, कोई सोसाइटी इतना फील नहीं करवाती। हमारा बस वो मेन मोटिव है कि यू आर डिस्टिंक्ट पर्सन, आप अलग हो। एंड वो फील करवाने पे शायद अच्छा। जैसे आप कहते हैं आज मेरा बर्थडे है, अपने को फील ही नहीं आ रही, सामने से कोई हैप्पी बर्थडे का हाँ थैंक यू, फिर खुशी होती है ना। फील करवाने पे फील आती है। ये अपने आप में क्या कुछ भी नहीं। अब कई बच्चे पर्टिकुलरली सर मान लो 300 नंबर लेके फाउंडेशन पास आउट हुए पहली पहली बार में, यार कोई छोटी बात है यार। हर किसी के आते हैं 300+, 250+, 280। यही जस्ट हमारा एक पार्ट है कि आप लोगों के साथ अपना, और परिवार क्या यही तो है। मोस्ट ऑफ द डे हमारी मेन लाइफ का पार्ट कहाँ जा रहा है, आप लोगों के साथ। ये चीजें इसीलिए जुड़ी होती हैं कि साथ साथ नेक्स्ट ऑन भी आप लोग अपनी और मेहनत करो, डबल ट्रिपल एफर्ट लगा दो एक बार में जो लगाने हैं। तो फ्री है, आराम से आर्टिकल शिप करेंगे मजे से,
2 साल 3 साल इतने में फाइनल्स का कुछ शुरू हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा मेन पॉइंट, मैंने शायद पहले भी बताया था, कि जो बच्चा बोथ ग्रुप पहली बार में पास हो गया, वो फाइनल्स में भी ऑटोमेटिकली पहली अप्रोच क्या रखेगा, बोथ। एक सेल्फ मोटिवेशन होती है, या पहली पहली बार में पास आउट होना अल्टीमेट आगे भी एक मोरल अच्छा बनता है, पॉजिटिव ऑरा बनता है। यही मिशन पे तो लगे हुए हैं यार अपन, यही काम पे लगे हुए हैं। सो यही चीज मैं रिलेट कर रहा था विद द एथिक्स। एक प्रोफेशनल बिहेवियर यू हैव टू मेंटेन व्हाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी उस कंसर्न्ड कंपनी की मैनेजमेंट ने बनाई। अब यहाँ पे सर चलो, जो अभी डे वन आपके लिए सब्जेक्ट कुछ नहीं है, पहले मैं जो प्रोसेस बताऊंगा वो सारे तुम्हारे इस सिलेबस का ही पार्ट है। ये एक सेक्शन वाइज वेटेज है सर, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं इंडेक्स वाले पेज पे, टू गेट एन आइडिया कि नेक्स्ट ऑन हमारा इस चैप्टर में से कितना कितना परसेंट कवर होगा। पर लिखने से पहले वन डिस्क्लेमर, ये आईसीआई का सेक्शन वाइज वेटेज है। अब वो इस बात पे कितना टिकते हैं, ये आईसीआई को बताओ। हमारा एक बिलीफ है उन पे भी, इस पे भी, कि हाँ जी उन्होंने कहा है पहले चैप्टर में से 4 से 6%, इसको मैं वैसे ही 5 नंबर बोलता हूँ। 100 की प्रोपोर्शन है ये, कि 4 से 6%। और हाँ, चैप्टर वन ऐसा ऐसा है, मेरा जितना जोर चैप्टर वन में लगेगा ना, शायद बाकियों में ना लगे। क्योंकि हर चीज हर नया वर्ड तुम्हारे लिए, ये मान लो पहले 4 5 लेक्चर दो, रोज नया वर्ड आएगा रोज। तुम्हारे में हिम्मत चाहिए उसको ग्रास्प करने की, कि बस जाके, मैं तो ये कहता हूँ मेरे पहले 2 लेक्चर 3 लेक्चर दोबारा सुना करो जाके, दोबारा सुनना, स्पेशल सुनना चाहिए। क्योंकि तुम यहां पर बैठकर 100% नहीं लेकर जाओगे, माइट बी 70 80, बट बैलेंस जो बचेगा घर पे दोबारा एक बार पॉलिश कर। क्योंकि मैं अपना सब कुछ सरेंडर तेरे पहले 3 लेक्चर में कर जाऊंगा। अब तुम्हारे पे है तुम उसमें से कितना टेकअप करते हो, क्योंकि सारी बातें उसी के बेस्ड आगे 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 चलती जाएंगी। अब यहां था जी फर्स्ट चैप्टर जो है, दैट डील्स विद द नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। बेसिक बातें तो यही बताएगा कि ऑडिट की नेचर क्या है, ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, क्लाइंट्स हम लोगों को हायर करते हैं, वाई? इस ऑडिट के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आपसे वो ऑडिट करवा रहे हैं। एंड व्हाट इज द स्कोप। स्कोप स्टैंड्स फॉर हद, एक्सटेंट जिसको वर्ड बोलते हैं सर, मतलब व्हाट इट इंक्लूड्स, व्हाट इट नॉट। ये भी तो क्लैरिटी देनी चाहिए। ये तो सर है ही, मतलब एक गहराई, जितना मर्जी डीप उतर, जितना मर्जी डीप। एंड ऑडिट में वन ऑफ द एक चीज, ऑडिट करना एक आर्ट है। हाँ, एज वेल एज इट्स साइंस एज वेल, साइंस एज वेल, जैसे अपन नॉर्मली कहते हैं बिजनेस स्टडी में पढ़ते थे, मैनेजमेंट इज अ साइंस एज एन आर्ट, सेम सेम ऑडिट भी अपने आप में क्या है, साइंस तो है ही है, क्योंकि रूल्स बेस्ड वो भी बनाए गए आईसीआई ने। समझो चीजें वन बाय वन। आईसीआई ने अपने मेंबर्स के ऊपर क्या अप्लाई करे, ऐसे अकाउंट्स में होते हैं एएस, यहाँ पे क्या होते हैं ऐसे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यहां जो ऐसे लगाए गए, पहली बात ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, आईसीआई ने, वही चीज तुम्हारा लॉ में पढ़ा था। आईसीआई किसको रिकमेंड करती है, नाफरा किसको देता है, सीजी इसको क्या करता है, नोटिफाई, नोटिफाई कि हाँ जी आज के बाद ही। और अनटिल जब तक ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए गए, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो बना रखे हैं, वही उस प्रोफेशनल को क्या करने, अपने डेली लाइफ में फॉलो करने। पॉइंट ये है कि सर हमें स्कोप क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत गहरा टॉपिक है जी, मतलब आर्ट है। आर्ट वर्ड कहां से आया, आप जितने ऑल ओवर इंडिया में फर्म्स, सीएस प्रैक्टिस में देखते हो, क्या सबका ऑडिट करने का अप्रोच सबका सेम है, नहीं। क्यों, ये एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। ऑडिट करना क्या है, लाइक कुकिंग, मैनेजमेंट। इनको आर्ट क्यों कहते हैं, पेंटिंग, इनको अपन आर्ट क्यों कहते हैं, ये कला है सर। क्या कला सब में सेम होगी, टीचिंग क्या सब में सेम होगी, नहीं। ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। इवन मेरा लेक्चर और साहिल सर का लेक्चर, हम में भी फर्क होगा यार। मेरा शायद में भी अलग व्यू पॉइंट होगा, उनका पढ़ाने का अलग ही सिस्टम है। क्यों, वो आर्ट है।
बट टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी, कहीं ऑल ओवर इंडिया सारे 8 भी लग जाए, अपने अपने हिसाब से ऑडिट करने लग जाए, डेडलाइंस कंप्लाई ना करें, ऑडिट इधर से कंप्लीट करना नहीं, 8 मास्टरपीस बनाऊंगा, तेरे मास्टरपीस के चक्कर में अगले की पेनल्टी लग जाएगी। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रैक्टिसेस, इन द ऑडिटिंग प्रैक्टिस, बैक एंड पे कौन बैठा है? आईसी। कि बेशक हमारे मेंबर, हमने इसको इंटर लेवल पे पढ़ाया, फाइनल लेवल पे पढ़ाया, ऑडिटिंग क्या है, कैसे करते हैं, और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी, इंटर में जितना बढ़िया ऑडिट पढ़ लोगे ना, मैक्सिमम डिट्टो सेम यही स्टैंडर्ड दोबारा फिर आएंगे। आप यहाँ पे कुल मिला के मेरे क्या पढ़ने वाले हो? स्टैंडर्ड्स। आप कुछ थोड़े नए और आ जाएंगे, ये भी सारे पैरेलल चलेंगे। मैक्सिमम फाइनल्स में तुम्हें मिलने ही यही स्टैंडर्ड्स। हमने मतलब लास्ट जितने बच्चे जो लोग पढ़ाए हैं, कईयों ने ऑडिट अपना सेल्फ ही प्रिपेयर कर लिया, कहते सर सारा सेम तो है। हाँ, बस जो स्ट्रेटेजीज आपने बनाई थी वो फॉलो कर रहे हैं, रिगार्डिंग दैट बड़े इजीली क्रैक कर रहे हैं। या बड़ी नॉमिनल सी कोई रिवीजन बैच ले लिया माना मोटा, ठीक है, सारा सेम तो है, वही चीज। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्कोप डिसाइड करना जरूरी है, कि व्हाट इट इंक्लूड्स व्हाट इट नॉट। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि सर ऑडिट का स्कोप कहाँ तक है, मैं पता नहीं क्या क्या चीज कवर कर लूंगा, मन करे जो मेरे स्कोप में आता ही नहीं मैं तो वहां तक भी चला जाऊंगा, नहीं जाना। आपके स्कोप को भी डिफाइन किसने करा? इन्होंने। हम बताएंगे जी ऑडिट का स्कोप क्या है, हमारे मेंबर का क्या फीस के चक्कर में कहाँ भाग जाए, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। तो इतना भी नहीं है सर, व्हाट इट इंक्लूड्स व्हाट इट नॉट हम साफ कह के जाएंगे जी ऑडिट के स्कोप में ये आएगा। जैसे कहते हैं ना, एक हद डिसाइड करना जरूरी है, और अपनी हदों में रहना ये भी जरूरी है। हद पार नहीं करनी चाहिए, अंदर ही रहे, विद इन द लिमिट, दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। एंड कहने को, ये वर्ड कहने को मतलब 4 to 5 मार्क्स में कवर होता है, बट ये बेस बनता है हमेशा तुम्हारे ऑनवर्ड्स, आगे जितने तेरे 1 to 11 तक जाएंगे, तेरे चैप्टर 1 में से निकलेंगे काफी बातें। अब दूसरा बड़ा अच्छा टॉपिक है जी, बड़ा मजेदार टॉपिक है, दैट इज ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। मैं यहां इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, एक काम करते हैं, मैं सिर्फ वेटेज लिखवाता हूं पहले, फिर अब आप प्रोसेस शुरू करते हैं एक बार, क्लियर? यहां पे तुम्हारा जो चैप्टर 2 है जी, ये तकरीबन 10 नंबर, 10 से 12 लिख लो, चाहे सेम लिख लो 8 से 12, क्लियर? ताकि तुम्हें लास्ट तक भी एक आइडिया रहे, पेपर को तैयार करते टाइम भी तेरे माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि एज पर आईसीआई द सेक्शन वाइज वेटेज जो है वो कितनी है, कि ये चैप्टर सर मेरा 8 से 12% है। जैसे कहते नहीं, अपा तो पहली रेस मेरी है 40 की, मेरी पहली रेस किस चीज की है? 40 की, मुझे 100 नहीं चाहिए, ना आएंगे। अपने विश्वास है, पंगा कभी बढ़ा नहीं लेते। हमेशा पहली रेस मेरी है 40 की, दूसरी रेस है 60 की, एंड तीसरा ओपन, जो आ जाए बढ़िया। पर मेरा मिनिमम डेकोरम इस वे से चलेगा, अपा फंसते कहां पे है ना, पहले ही टारगेट बहुत बड़ा सेट, अपने कद से भी ऊंचा, नॉर्मल, पहले हमेशा 40 देख। मैं इसीलिए वेटेज हमेशा लिखवाता हूँ डे 1 पहले, कि आपको चैप्टर वाइज तक पता हो, क्योंकि तुमने फिर कल को स्कैनर भी फॉलो करना है, क्वेश्चन भी वहां से करने हैं पर्टिकुलरली, कि तुम्हें पता हो कि ये चैप्टर कितने नंबर में आएगा। एंड आफ्टर दैट नंबर थर्ड टॉपिक है जी, कौन सा? रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, जिसकी वेटेज सेम कितनी है जी? 8 से 12, क्लियर? अब इसका नीचे टोटल ना करने लग जो 100 तो बन नहीं रहा ये एवरेज है, 8 से 12%, कि मतलब ऑन एन एवरेज 10 नंबर का कह लो, ठीक है ना? आगे जो चैप्टर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 है सर, चैप्टर 4 ये कौन सा है? ऑडिट एविडेंस। इसके साथ ही ना बीच में इन्होंने वेटेज में कहा गया, पहले तो चैप्टर 4 ही बहुत बड़ा, ये देख 6 भी उसके साथ ही है, 4 एंड 6, 4 एंड, इसको इधर से ब्रैकेट ले लेना, 4 एंड 6, क्योंकि 5 की वेटेज अलग है। इन दो चैप्टर्स की वेटेज है जी अपने पास 12 से 18%, और ये रियलिटी है, पेपर में ये 15-18 नंबर का गिरेगा बड़े आराम से, बड़े प्यार से, इतना कंटेंट है इसके अंदर, दोनों चैप्टर। हाँ, ये जो छठा है तो बहुत छोटा है, डॉक्यूमेंटेशन, ये तो अपन लाइन वाइज जब शुरू करेंगे इसको निपटाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन बड़ा इजी प्रोसेस है, 4 पेज हैं गिनती के, अल्टीमेट, 4 कोई ना खाने वाला काम हो फिर,
हम लोगों की ना वही बात है कि अपन चिंता किस चीज की करते हैं, जो अपन नहीं प्रॉपर कर पा रहे, जो हो रहा है पहले वो तो अच्छे से कर ले। मैंने लास्ट बैच में एक स्ट्रेटेजी थी उनको फॉलो करने के लिए, कुछ बच्चों ने बहुत प्रॉपरली फॉलो करा, उन्होंने छोटे छोटे चैप्टर पूरे लिख दिए किताब पे, कॉपी पे, रजिस्टर लगवाया, पूरा चैप्टर पढ़ा, वन शॉट में चैप्टर 6 पूरा लिख दिया। तो जो बच्चा इतना सही वे से चल रहा है, यार क्यों नहीं उसका कॉन्फिडेंस बनेगा? पूरा चैप्टर ही लिख दिया। एंड वही कह रहा हूं, जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, जो इजी चैप्टर हैं, पहले स्ट्रेंथ बना। वीकनेस तो पहली बहुत है, पहले स्ट्रेंथ ढूंढ कि मेरा हाँ ये चैप्टर, ये तो सौखा है सर, इस पे पॉलिश करो मैक्सिमम जो है। और गारंटेड है ये चैप्टर भी, गारंटेड है 12 तो कहने की बात है, 15 मैं बोल रहा हूँ गारंटेड, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का एक क्वेश्चन आना ही आना है, और पेपर में आजकल 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 या 5 नंबर का। ठीक है ना? तो बाकी बैलेंस बचा 10-12 नंबर का चैप्टर नंबर 4। एंड अकेला चैप्टर नंबर 5, अकेला, जो मेरे ऑडिट का सबसे लास्ट चैप्टर होगा, मेरे लास्ट के 5 लेक्चर जो होंगे, दैट विल कवर चैप्टर नंबर 5। सर क्या हम यहां भी लॉ की तरह ही पढ़ेंगे उल्टा सीधा? हाँ, हमारा कोई ऐसा पैटर्न ही नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी कोई नहीं है। उल्टा कनेक्टिविटी मैं बनवाऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपने कब पढ़ना है। उल्टा तुम छोड़ो, पंगा तो मेरे लिए खड़ा होएगा, तुम्हें वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी पहले। हाँ, बट जब अदर चैप्टर्स में जाओगे, काफी कंटेंट आपका ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, डिस्कस हो चुका होगा। मेन बेस तो मेरा चैप्टर 1 और 2 है, जो 1 और 2 में कर गया ना पॉलिश मैक्सिमम, मेरे से आज लिखवा के ले जाओ ऑडिट कि डन है जी बच्चा, 1 और 2 बस। पर वो देखकर अभी पता लगेगा, अभी मन में हाँ मैं वो बच्चा हूँ, सोच रहे होंगे। कर जो, पहले पढ़ लो, फिर देखेंगे कौन है। क्योंकि टेक्निकलिटी है, वर्डिंग टेक्निकल्स हैं, वोकैबुलरी पे काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे स्ट्रेटेजीज डेली बेस पे मिलेंगी। अब ये अकेला चैप्टर भाई साहब, वेटेज चेक कर, कल्ले किसकी कितनी है जी, 12 से 15। मतलब लिखने को 12 से 20 लिख लो, 15 नंबर का पेपर ये मिलेगा 100%। और ये ऐसा होता है, ये स्कैटर्ड होता है, ये कभी एक क्वेश्चन में इकट्ठा नहीं आएगा। टोटल क्वेश्चन मान लो 6 आएंगे, 6 के सब पार्ट्स में इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 4 नंबर का यहाँ, 5 नंबर का वहां, 3 नंबर का वहां, किसी ना किसी के पार्ट में घुसा देंगे। अवॉइड भी नहीं कर सकता। समझो पॉइंट, स्ट्रेटेजी समझो। ये करते क्या है, जैसे आपको जीसी फेमा के बारे में बताया था, इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया था, कि लॉ में पूछेंगे वो सब पूछेंगे, पर उसको पार्ट कहाँ बना देंगे, पूरे पेपर का, कि तू छोड़ के आ। देखो फिर छोड़ के आ ही नहीं सकते, मैंने उसको पूरे पेपर में स्कैटर्ड कर दिया, वही काम यहां करेगा। ये जो तुम्हारा चैप्टर है 15 नंबर का अगर आएगा, ये पूरे चैप्टर में, पूरे पेपर में ही मिलेगा आपको, एमसीक्यू में भी मिलेगा। ये नहीं कल डिस्क्रिप्टिव में, एमसीक्यू में मिलेगा। अब नाउ नेक्स्ट आगे जो आता है जी, चैप्टर नंबर 7, क्लियर, दैट इज कंप्लीशन एंड रिव्यू। इसमें भी हमारे 6 स्टैंडर्ड्स हैं, 6 स्टैंडर्ड्स ही हैं पढ़ने वाले इसमें, क्लियर। और यहाँ पे आपको, चलो अभी तो क्या नॉलेज, ये आपको मिलेगा जी वही 8 से 12, मतलब तकरीबन आप चेक करो, 2nd नंबर, 3rd नंबर, और ये 7 नंबर, सबकी वेटेज क्या चल रही है, सेम चल रही है ना। देखो, टिकता आईसीआई इन बातों पे कितना है, ये उनको पता। हम तो इसको बेस मान सकते हैं कि आईसीआई ने अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज ने ये ऑफिशियल साइट पे डाला हुआ है, सेक्शन वाइज वेटेज, तो भाई इनको अपनी बात पे रहना चाहिए। बाकी फिर आईसीआई इज आईसीआई, इनका कोई भरोसा नहीं है। पर एक माइंड में का, कि ताकि तुम्हें भी चैप्टर पढ़ते टाइम एक आइडिया हो कि सर ये चैप्टर हमारा तकरीबन तकरीबन इतने नंबर में तो आना चाहिए। आगे सर, चैप्टर नंबर 8, इसकी भी वेटेज अच्छी है जी, ये भी सेम, 8 से कितना, 12। मतलब तकरीबन देख रहे हो तुम, 10-10 नंबर वाले चैप्टर ही पढ़ रहे हो, 8-10 8-10 8-10, है भी तो तेरे कितने हैं, 11 ही तो है। 100 मार्क्स में वही बनेगा, और पेपर तो तेरा टोटल 114 नंबर का आएगा, वन ऑप्शन। समझ रहे हो पॉइंट? तो 11 चैप्टर ऑन एवरेज, वही बात, 8-10 12, 8-10 12 के अंदर पूरा कंटेंट पेपर सब में से मिलेगा, सब में से मिलेगा। मैंने नहीं आज तक मतलब कोई पेपर ऐसा लेटेस्ट अटेम्प्ट्स के अंदर देखा कि कोई चैप्टर बिल्कुल इग्नोर कर दिया। शायद कोई ऐसी अटेम्प्ट होगी, नहीं कुछ ना पार्ट जिसको ये डिस्क्रिप्टिव में बाहर निकाल देते हैं, उनको एमसीक्यू में ले लेंगे। मन कर केस स्टडी एमसीक्यू में किसकी दे दी, जैसे एक बार हुआ था बैंक ऑडिट, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आया नहीं, एमसीक्यू पार्ट में डाल दिया केस स्टडी। तो ऐसे भी काम इनके कई चलते हैं।
आगे नेक्स्ट, आगे जो चैप्टर नंबर 9 है जी, ये भी इन बिटवीन ही हम करेंगे। ये भी आपका 12 से 18, और नाम ही पढ़ दे, स्पेशल फीचर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ। जैसे यहाँ पे ना रैंडमली ये सारी टाइप ऑफ एंटिटीज पढ़, जैसे बीच में क्या लिखा हुआ है, कोई एनपीओ है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, पार्टनरशिप है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, होटल, क्लब, हॉस्पिटल, कोई एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑडिट, ये एंटिटीज का ऑडिट है। एक चैप्टर 5 पढ़, नाम क्या, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। वहां पे एंटिटी नहीं, वो कॉमन टॉपिक है कि लेट इट बी, चलो कि अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम्स का ऑडिट करना है, लेट इट बी बोरिंग्स। बताओ जी बोरिंग्स का ऑडिट कैसे करोगे? ट्रेड रिसीवेबल, बताओ जी उसका ऑडिट कैसे करोगे? वो आइटम वाइज है। ये कंप्लीट एफएस है, बट किसी एक एंटिटी की। लाइक होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री का बताओ जी, कहते हैं ऑडिट कैसे करोगे? ये आ गया एंटिटी वाइज। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लाइक हमारा ही लगा लो, मैं अपने भी एग्जांपल ले लूंगा और बोलूँ कि यहाँ पे आपको एज एन ऑडिटर क्या कर लिया गया, अपॉइंट कर लिया गया, बताओ आप यहाँ पे ऑडिट क्या करोगे? सर पहली बात, मैं ऑडिट किसका करने आ रहा हूँ? एफएस का। एफएस में 4 एलिमेंट्स है, एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है। हो जो शुरू, एक्सपेंस में ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, क्या क्या एक्सपेंस होते हैं, कल ही हुआ। सर बिल दिखाओ, समझे, एविडेंस, प्रूफ, क्योंकि हर चीज हमने बुक्स में क्लेम करी होगी, बुक्स में क्लेम करी होगी, खर्चा डाला होगा, एंड अल्टीमेटली फिर आप उसका क्या मांगोगे? वाउचर। इसका सर एविडेंस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ऑडिटिंग इज एग्जामिनेशन, होता है मैग्नीफायर लेके देख रहे होते हैं, अपना काइंड ऑफ दैट काम। हर चीज को बारीकी से देखना, पर हाँ कितनी बारीकी में जाना है, ये आर्ट, ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। अब कई सीनियर पार्टनर्स, कई ओल्ड सीएस इतने सही बैठे हैं यार, एक्सपीरियंस बेस्ड, मतलब लिटरली कहते हैं आपको तो कुछ नहीं है यार उनके सामने, कि अगर वो चेयर में बैठे हैं आप तो नीचे बैठेंगे, कि सर आपके बराबर बैठेंगे, हमें वो नहीं है। नजरिया ऐसी है। एफएस को देखेंगे जैसे कुंडली देखना, सब बता देंगे कंपनी के ग्रह कहाँ जा रहे हैं, ये कर रही है काम। अब सर जो कल बलदेव सर आए थे, उनका क्या रिच एक्सपीरियंस उनका, और रग रग पकड़ देते, तू लिया तो सी एफएस। 35 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, कितने क्या कुछ नहीं देखा उन्होंने, और हर चीज जानते हैं। आपका लोग भी वही हैं। हम इतनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ ग्रुप 1 में तुमने क्या करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, पहले बनाना सीखा, अब उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करोगे? Audit। जिसको ये पता है कि ये बनती कैसे हैं, ये बनाकर लेकर आएंगे, आजा बैठ, क्या बनाया तूने, कैसे बनाया, और बोल भी किसके आगे रहा है? सीए। बनाकर कौन लेकर आया होगा? मैनेजमेंट। वो भी कोई नॉर्मल लेवल के होंगे, या अच्छी स्किल्ड भी होंगे, बढ़िया बात है। एक बात बताओ, क्या मेरा कोई एटीट्यूड ऐसा है कि इनको डांट रहे हैं, या इनको पर्टिकुलरली हमेशा मतलब ये कहना है कि तुम्हें कुछ अकल नहीं है, तुम्हें बनाना नहीं आता, तुम्हें नॉलेज नहीं है? यार बढ़िया बात है, अगर अच्छे बना के लेकर आए हैं, मन करे अगले भी प्रोफेशनल हायर करके बैठे हो, कल तुम ही प्रोफेशनल थोड़ी हो। क्यों? सीए कंपनीज में होते नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड कौन होते हैं? मोस्टली सीएफओ की पोस्ट पे कौन होते हैं? सीएस। कंपनीज के सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होते हैं? बट दे आर इन एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट में होते हैं उनको ऑडिट करना अलाउड, सिवाय इंटरनल, सिवाय, फिर उसमें कौन सा ओपिनियन देनी होती है? उसमें तो क्या देने होते हैं? सुजेशंस। उसमें तो उल्टा सुजेशंस देने होते हैं कि हाँ सर ये ठीक कर लो, तब भी वहां पे खड़ा था वेदर ही इज इन प्रैक्टिस और नॉट। बट स्टैट ऑडिट्स ये सिर्फ कौन करेगा? सीए इन प्रैक्टिस। ये कोई और नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ इन प्रैक्टिस वाला ही करेगा। जो ऑफिस ओपन कर कर, सीओपी होल्ड कर कर, वो करेंगे बैलेंस शीट पे साइन। एंड दैट थिंग रिक्वायर्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट होना सबसे जरूरी है। अगर आपका कोई दबाव किसी तरह का मेरे ऊपर है तो मैं खुलकर काम ही नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे आपकी विशेष के अकॉर्डिंग ही चलना है, हर जगह सबऑर्डिनेट हो जाऊंगा, मजा ही नहीं आएगा। अब यहां पे चलो हम जो बात कर रहे थे कि यहाँ एंटिटी वाइज चलेंगे, कि मान लो कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, तुम्हें कई प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, कई तुमने कुछ देखी भी होंगी, आगे से तुम नोट करना शुरू कर दोगे भी हाँ ये देखेंगे अब कि ऐसा होता है।
मान लो कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, कोई मंदिर गुरुद्वारा है, पर्टिकुलरली आप वहां पे जाते हैं, वहां पे चढ़ावा चढ़ता है, उनकी इनकम क्या है? डोनेशंस, एंड दे आर एनजीओस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उनका ऑडिट, सर ऑडिट इज सच अ प्रोफेशन हर तरह की एंटिटी का, वेदर इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, वेदर इट इज किसी का, अच्छा, किसी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, वेदर इट इज प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, एओपी, बीओआई, क्लियर, गुड ट्रस्ट, सोसाइटी, कोई हो, कोई हो, सबका ऑडिट हो जाएगा। सबका ऑडिट क्या है? पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है सर कंपनीज के ही ऑडिट होते हैं, नहीं नहीं, जिस मर्जी का ऑडिट करो। एंड अगर मैं कह दूं कि ऑडिटिंग पर्टिकुलरली क्या सर कोई मैंडेटरी टर्म है, अगर लॉ कहेगा तो ही करवाना है, भाई साहब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग करवा लो। मान लो लॉ ने आपके ऊपर नहीं कहा कि तुम ऑडिट करवाओ, क्या तुम अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते? क्या ऑडिट करवाना मतलब लॉ कहेगा तभी करवाएंगे? क्या ऑडिट का इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑडिट? सिंपल सी बात, अगर मैं पूछूं कि आपने एग्जामिनेशन करवाई, मतलब हजारों लाखों में पर्टिकुलरली आपने सीए अपॉइंट करा, स्टिल यू आर गिविंग हिम द फीस, बड़ी अच्छी फीस दे रहे हो आप, क्यों? कारण, टू फाइंड आउट द ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ द क्या, फाइनेंशियल स्टेट। पर सर वो मैनेजमेंट भी तो वही कह रही थी। नहीं, इसका मतलब मैनेजमेंट झूठ बोलेगी? मैनेजमेंट भी तो यही कह रही है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, एंड एज पर शेड्यूल 3 बनाई हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनाई हैं, प्रॉपरली प्रेजेंटेड हैं, प्रिपेयर्ड हैं। और बोलो सर, कसम खिलवा लो, क्या तो रहे सही बनाई है, स्टिल शेयर होल्डर आर नॉट बिलीविंग ऑन अस। व्हाई? जबकि 365 दिन 24/7 कंपनी कौन चला रहा है? आज ये लोग मेंबर्स एक मिनट में पलटी मार गए, मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे, क्यों भाई? कारण, कारण सर, इंडिपेंडेंस नहीं। तुमने 365 दिन काम करा और तुम ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर लेकर आओगे और यही कहोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ट्रू एंड, हम आपकी बात कैसे मान लें? हम आपकी बात कैसे मान लें? यही चार शब्द मैं किसके मुंह से सुनना चाहूंगा? सीए साहब कहते एवरीथिंग इज फाइन। ये तो तीन ही हुए, चलो चार बना लियो। कि अल्टीमेटली मैं तो पर्टिकुलरली क्या हुआ, यही वर्ड्स कौन कहते? ऑडिटर साहब कहते ही और शी वाइल मेकिंग एन ओपिनियन क्लियरली मुझे प्रेस्क्राइब कर दे। और लिटरली सही मान लो, आधे लोग इंडिया में ऐसे बैठे हैं पर्टिकुलरली, आप कहते हो उनको फाइनेंशियल सर्कुलेट करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजो, वो पढ़ेंगे, पढ़ने नहीं आता। वो धंधे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन है, उनको नहीं इन चीजों में पता, बस वो वेट कर रहे होते हैं जस्ट वन रिपोर्ट, एंड दैट रिपोर्ट इज ऑडिट। बोर्ड रिपोर्ट का हमने क्या करना, भाग में जाएगा। अपने को तो मेन क्या चाहिए? व्हाट ऑडिटर इज सेइंग अबाउट दैट कंपनी, वेदर इट इज गुड और नॉट। इफ यस, लगा दो पैसा और, इफ नॉट, विड्रॉल। अगले दिन से मार्केट क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी कंपनी की। वो वेट कर रहे होते हैं कि ऑडिटर क्या कहेगा। मतलब कितने लोगों की नजर पर्टिकुलरली जस्ट आपके कुछ चार शब्द कहने पे होती है कि आप क्या कहोगे, एंड दे आर जस्ट वेटिंग टू रिएक्ट, कि कैसा रिएक्ट करना है, आप बोलो सही सर एक बार। हमारा डिसीजन तो आप बनाओगे, हम कौन है बनाने वाले? अगर ऑडिटर पॉजिटिविटी बताएगा कि हाँ जी रिजल्ट्स पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, बढ़िया, मैंने चेक करा, वाउचिंग वेरिफिकेशन करी, एवरीथिंग इज फाउंड इन द प्रॉपर मैनर, दे हैव प्रॉपरली केप्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल, सब कुछ इन्होंने प्रॉपरली बनाया, मैं कहा, बस मजेदार चीज है, कंपनी बढ़िया, लगाओ पैसा और, उल्टा चार के और लगाऊंगा, होगी ना प्रमोशन। सो दैट इज द थिंग कि सर टू ब्रिंग द इंडिपेंडेंस, अगर हम लोग ही इंडिपेंडेंट ना हुए, आपा लोग ही वहां पे जाके बिक गए, या मैनेजमेंट की सुनने लग गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इन्फ्लुएंस आना अपने ऊपर शुरू हो गया, मतलब थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस, जिसको वर्ड क्या बोलते हैं? थ्रेट टू द, सर आपकी इंडिपेंडेंस पे थ्रेट है जी। इंडिपेंडेंस अगर ब्रीच हुई, आप गए, फिर तो खाना पूर्ति है सर, क्यों करवा रहे हो यार? बेफालतू की फॉर्मेलिटी करवाई जा रहे हो, इससे बढ़िया तो मैनेजमेंट ही ठीक थी, जो कह रही थी फिर वही ठीक था। अगर तुमने भी वही बातें बोलनी थी जो मैनेजमेंट बोल रही है, तुझे अपॉइंट करने का फायदा क्या हुआ? तू भी जाके भाई मैनेजमेंट में रल गया, इन्फ्लुएंस हो गया, डोमिनेट हो गया। अगर तुमने भी वही उनका साथ देना था,
तो यार मेंबर बाहर बैठे पागल ही हैं। इतना पैसा कंपनी में लगा रखा है, सारा सिस्टम कर रखा है, वो एक ही बंदे पे तो विश्वास करते थे यार। दैट इज वाई इंडिपेंडेंस इज क्या है, जरूरी। अगर इंडिपेंडेंस ही बरकरार ना करी पर्टिकुलरली, फिर ये ऑडिट करने का कोई फायदा नहीं, फॉर्मेलिटी है, कागजी है। हाँ, वो इंडिपेंडेंस को बनाए रखना, दैट इज एथिक्स, दैट इज एथिक्स। अब आप कहते हो सर, बड़े मान से कहते हैं हम लोग, 75 years ऑफ एक्सीलेंस, आईसीआई का, आईसीआई का तो लोगों में लास्ट ईयर भी जो पीछे पूरे हुए थे, अब तो 76 आगे भी हो गया, 1949 से बना हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी कि पहली बार सीए ही 1949 के बाद बने। कल परसों में एक सीए प्रेसिडेंट खुद मिलने गए, सीए शांतिलाल वोरा, 101 साल के हुए हैं, 101 साल के हुए हैं वो, 1924 का। एंड प्रेसिडेंट खुद उनको घर पे मिलने गए, उनको बर्थडे विश करी, स्टिल ऑफिस आते हैं, प्रैक्टिस में बैठते हैं ऑफिस। तो सर क्या मतलब डिग्निटी यार, 100 मतलब 1 सेंचुरी होगी। यहाँ बंदे की 60 का नहीं पता जाएगा नहीं जाएगा, वहां सेंचुरी लेके बैठा बंदा। विराट कोहली के बाद वही तो है। मैं खुद देखकर, मैं चलो देख रहा था उनकी जो न्यूज फीड आती है, कि मतलब 101। एंड उन्होंने अपना मेंबरशिप वाला वो भी दिखाया, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, उसमें थोड़ा डिस्प्ले करा हुआ था। सीए उससे पहले भी थे, बट प्रॉपर जो एक एनेक्टमेंट बनाई गई टू रेगुलेट द प्रोफेशन, टू मैनेज द प्रोफेशन, एक्चुअली द वर्ड इज टू मैनेज द प्रोफेशन, एंड सम काइंड ऑफ रेगुलेशन भी चाहिए। सर मैं हमेशा ना एक वर्ड कहता हूं पर्टिकुलरली, क्या सीए बनना एक अच्छा इंसान नहीं होता। इंसानियत अलग चीज है, डिग्री अलग चीज है। बट हाँ, ये डिग्री एक ऐसी डिग्री है जो आपको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेगी, बट इट इज नॉट अ श्योरिटी कि आप कल को एथिकली काम करोगे। या फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं पर्टिकुलरली, सर मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, इस पे साइन कर दो, नहीं करूंगा। 1 लाख, नहीं करूंगा। 10 लाख, करूंगा। फर्क पड़ गया। वो ये ना, ऐसे थोड़ी पुराने एक्टर कह के हर बंदे की कीमत होती, कीमत लगानी आपको आनी चाहिए कि सामने वाले बंदे की क्या वैल्यू बनती है। पता है यार, कहीं ना कहीं तो कमजोरी होगी। ऐसे ही थोड़ी दुनियादारी कहती है हमेशा, कभी अपनी कमजोरियां किसी को ना बताओ, कभी भी नहीं। हम तो कह रहे हैं स्ट्रेंथ भी ना बताओ, नजर लग जाएगी यार, वो भी रहने दो। कमियां तो कभी ना बताओ, कमी पे अपने आप पे बस काम करते रहो। इफ आई एम सेइंग कि आपके लिए यहाँ बैठे हैं चेयर पे, क्या हम परफेक्ट हैं? नहीं सर, कमियां हमें भी होंगी, बट वो डिस्क्लोज थोड़ी करूंगा। हमें नोट हो जाती हैं कि आज लेक्चर में ये कमी रही, अब नेक्स्ट में बूस्टअप लेके आऊंगा। पर पता लग जाता है कि आज उस एफिशिएंसी पे काम नहीं हो पाया, कुछ कमी रही है, वीकनेस रही है, इस बैच में ये चीज की कमी रही है, डिसिप्लिन की कमी रही है, या फलाना रहा है, वो रहा है। नेक्स्ट टाइम तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेंगे। बताओ मत, काम करो बस, उस पर काम करो, मेन चीज ये। वही चलो, जैसे डिफरेंट एंटिटीज की अपन बात कर रहे थे, पर्टिकुलरली ये वाला टॉपिक आपका 12 से 18, चलो 15 मान लो एवरेज। इसमें भी ना 4 सेक्शन में पार्ट मिलेगा। सेक्शन ए गवर्नमेंट ऑडिट, सेक्शन बी एलएलपी, सेक्शन सी द कौन सा था, सोसाइटीज, सेक्शन डी जो मिलेगा दैट इज रिगार्डिंग द पूरी ये अदर एंटिटीज जितनी भी हैं। एंड चैप्टर 10 आपका जो है, अच्छा ये इसके साथ ही है भाई, तभी कहूँ वेटेज इसकी ज्यादा कैसे होगी, बैंक ऑडिट के साथ ही है ये। 12 से 18 ये बैंक ऑडिट के साथ ही है। तभी तभी इन्होंने एक पेपर में स्किप मारा था बैंक ऑडिट, क्योंकि मर्ज हो गया ना। अगर इसके सामने अकेली कुछ लिखी होती, 100% बैंक ऑडिट आता। अब बैंक ऑडिट के एक्सपीरियंस सुनाएंगे, चलो जितना का हमने फेस करा है, देखा है कि क्या चीज होती है, कैसे एनपीएस, मेन वर्ड बैंक ऑडिट्स में जो फाइंड करते हैं हमारा, एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एंड द लास्ट वन जो चलेगा, एथिक्स एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, टर्म्स। ये तो अकेला तेरा ये सामने पड़ा सर, 8 से 10। और ये गारंटी है सर, 2 क्वेश्चन या मन करे 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे पेपर के अंदर आपको।
क्लियर नाउ सर। इसके बाद हम फाइनली अपनी चलो जो डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले एक टाइमलाइन बना रहा हूं, एंड ये टाइमलाइन पर्टिकुलरली आपको एक अप्रोच प्रोवाइड करेगी कि मतलब ऑडिट कौन से टाइम पे जाके होता है, रिपोर्ट बनने के बाद क्या होता है। ये थोड़ा लॉ बेस्ड ही होगा। ये हमने डिविडेंड वाला टॉपिक जब पहले बार करा था तब भी मैंने एक टाइमलाइन सी बनाई थी। अब वर्ड थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि अब चलूंगा मैं ऑडिट के अकॉर्डिंग, पहले था लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर। एंड स्पेशली अबाउट दिस बुक, क्रेडिट तो देना रही गया मैम को। जो बुक मैं डे वन से जो हमने भी पढ़ी है, जो आगे भी मैं पढ़ा रहा हूं पर्टिकुलरली, दैट इज सीए सुरभि बंसल मैम है, दिल्ली के टीचर है। एंड मेरी शायद उतनी एज नहीं होगी जितना इनका एक्सपीरियंस है। क्लियर, मतलब बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं पर्टिकुलरली। हाँ, वहां पे या तो इनका है ही सिर्फ ऑनलाइन मोड है, या बैच ही कितने का है, मान लो 600 700 का, 500 का। वहां पे समझ गया ना, यहाँ 50 में बनता अपना। समझे पॉइंट। पर इनकी बुक आज भी मतलब बड़ी अच्छी बुक काउंट होती है। मेरे पास सारे राइटर्स पढ़े ऑल ओवर इंडिया, तुम नाम बोलो किसकी चाहिए, मेरे पास सारी बुक्स पढ़ी होंगी जो एट प्रेजेंट इंडिया में ट्रेंडिंग पढ़ा भी रहे होंगे ना नेशनल लेवल पे, सबकी बुक्स पढ़ी। मतलब मैं जो उनमें से बेस्ट मानता हूँ हमेशा, वो कौन सी बुक है, दिस वन। क्योंकि बाकी इतना शॉर्ट समरी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इतनी शॉर्ट समरी प्रोवाइड कर रहे हैं, आधा फेलियर का कारण वो है। अब जो तो बच्चा एकेडमिकली स्ट्रांग है, उसको तो शॉर्ट समरी भी पढ़ा दो, मेन मेन वर्ड बता दो, बाकी लाइन भी जोड़ लेगा। अब जो वैसे ही जोड़ जोड़ के पढ़ता है, ए बी सी क्या लिखा हुआ है, उसको तो पूरी लाइन ही बतानी पड़ेगी। अब मेरे पास लिटरली पैक्ड पड़ी है। मैंने मानोगे पूरे खर्चा लगाकर 1000 1500, कभी भी कोई बुक आती है अपन नहीं परवाह करते। कोई बुक मार्केट में नहीं आती है, कोई क्वेश्चनर नहीं आते हैं इंस्टीट्यूट में, पहले ऑर्डर करो जी, देखिए मार्केट में क्या चल रहा है। पर मानोगे पहले दिन बुक देखी, रख दी, ऐसी रखी पड़ी है। अब वो रद्दी में जाएंगे, काम की नहीं। मैं कहा उससे बढ़िया तो ये कर रहे हैं ऑलरेडी। ये बुक क्या उसके ऊपर करेगी, पर हमें फिर भी होता है कि कुछ नया तो नहीं करा, कुछ नया तो नहीं करा, कहीं किसी राइटर ने कुछ नया चेंज कर दिया हो। अब ये वाली बुक भी पर्टिकुलरली मैम ने इस बार टाइटल चेंज करा और कुछ नहीं, अपनी फोटो बड़ी करी मैम, और कुछ नहीं, अंदर से बुक वही है। और ठीक है, हर बार का पब्लिशर्स का सिस्टम है, सबका बना हुआ है। हमें चाहिए द बेस्ट मटेरियल। अब अगर कोई एक पर्सन ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बढ़िया काम कर रहा है, मैं अगले को क्रिटिसाइज क्यों करूं। अगले बुक बनाकर अच्छे वे से प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं उसको पढ़ाने पे टाइम लगाऊं, बुक बनाने पे टाइम क्यों लगाऊं। मिल तो रही है चीज अच्छी, पढ़ाने की कला मेरी है, वो हम कर लेंगे एडजस्ट। नहीं मोस्टली, और हर बंदे को आदत होती है अपना मटेरियल अपना मटेरियल अपना मटेरियल। कुछ नहीं है यार, वही बात है ना, मटेरियलिस्टिक अप्रोच। इनमें कुछ नहीं पड़ा। हम तो कहते हैं तू बुक अपनी मर्जी से और बोल, कोई मर्जी ले आ, जो मर्जी बैठ जा। जैसे लॉ में कहता हूँ, किसी भी राइटर की किसी भी पब्लिशर की बुक ले आओ, पर कानून तो सेम ही लिखा होगा। ये थोड़ी एक में हो गएगा जेल नहीं जाना, एक है भेज इसको, ये थोड़ी हो गया। दोनों जगह क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। हमारे लिए तो बुक्स क्या होती हैं, सेम ही होती। पर प्राउडली आई कैन से अबाउट दिस बुक, दिस इज नॉट बुक, आई से मॉड्यूल। ये बच्चा कहता है ना कि मतलब जो एग्जामिनर बैक एंड से बैठे देख रहे हैं अल्टीमेट की ये क्या वर्डिंग लिखेगा क्या नहीं लिखेगा, बाकी सब जितने भी और टीचर्स सब लगे हुए हैं शॉर्ट वर्ड्स, हाँ, तोते की तरह मेमोरी टेक्निक रटाने पे लगे हुए हैं। वो इतना शॉर्ट दे रहे हैं ना बच्चों को पर्टिकुलरली। हाँ भैया, तुम्हें दिखती है 50 फोटो, जो बाकी 49 50 बच्चे फेल हुए, आउट ऑफ 5000 बोल रहा हूँ, पास कितने दिखेंगे, 50। एंड आपको लगता है कि ही इज डूइंग गुड। क्या आउट ऑफ कभी पूछा। 5000 बच्चे ने कोर्स सब्सक्राइब करा था। हम तो पहले भी कह चुके हैं, उल्टा फेस टू फेस में लाइबिलिटी ज्यादा है, ऑनलाइन में तो मैं मजे में हूँ। उल्टा मुझे मजा है ऑनलाइन में, कोर्स मार्केटिंग वगैरह करूंगा इकट्ठा, उल्टा मैं तो नुकसान कर रहा हूँ फेस टू फेस पढ़ा के। कहाँ बैच मेरा करोड़ का बैच हो यार, कहाँ लाखों में खेल रहा हूँ मैं, गलत बात है तो यार। पर हमें हमें जो मेन चीज चाहिए दैट इज रिजल्ट, वो ऑनलाइन में नहीं। उल्टा उसमें क्या है, 5000 बच्चों ने, मुझे ये भी नहीं होता 5000 बच्चे है कहाँ से।
मुझे यहां तक एक एक की हिस्ट्री तक पढ़ा है, ये राजपुरा से आई है, ये काशवी है, ये आदित्य है, ये गौतम है, किन की रेफरेंस से आया, कहां से लिंक बना, कोई वजह है ना अपने जुड़ने की यहाँ पे। दैट इज द रिजल्ट। एंड या फिर पर्टिकुलरली दे आर डूइंग द बेस्ट इन देयर ओनली बेस्ट। समझाया वर्ड कुछ? हाँ, कोशिश करना मेरी इंग्लिश हाई फाई चलेगी इस बार, जितनी है सारी खर्च करूंगा। दे आर डूइंग देयर बेस्ट इन देयर ओनली बेस्ट। अब समझाया कुछ वर्ड या तीसरी बार बोलूं? वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एक में जान फूक रहे हैं। मैं कह दूं देखो जी, बच्चा वैसे फेल है, ऑडिट में 60 नंबर है, क्या कोई रिजल्ट का फायदा हुआ? हम यहां पे कहते हैं कि बच्चे के चाहे 40 आए तो बच्चे ग्रुप तो पास है। तो जिस मोटिव के लिए यहाँ पे आया था वो चीज तो तुझे मिली ना। दैट्स इट। कई बच्चे घबराते रहते हैं एमटीवीज को देखकर, पर्टिकुलर सर मेरे तो इसमें 45 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं। मैं कहता हूँ एग्रीगेट देख, तेरा एग्रीगेट बन रहा है, तेरी हर बार 150 से ऊपर गेम जा रही है, या बोध ग्रुप की 300 से ऊपर बन रहा है, तो उस पर चल। समझे ना पॉइंट? तू किस बात के लिए चक्कर मान रहा है कि मेरे सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतनी नहीं आ रही? तो एग्रीगेट देख। और पेपर में क्या श्योरिटी है जिसको तू स्ट्रेंथ मान रहा है? मन करे ये नहीं पता पेपर में जाके जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस हो जाए, वीकनेस वाला क्या हो जाए स्ट्रेंथ हो जाए, ये भी नहीं पता। हर बार खेल अलग है। सो अप्पा कहते हैं जी मैंने आपकी पिक्चर देखनी है कंप्लीट, 3 पेपर या 6 पेपर। नॉट ओनली कि मैंने ऑडिट पढ़ाया तो मैं तो बस उसमें देखूंगा ना, मुझे कॉस्ट की भी चिंता है, मुझे एफएमएसएम की भी चिंता है। वहां कभी कम कमी मिलेगी, लाइबल है जी, मैम सामने आ जाओ, क्या कमी है इनकी, एक एक को दोबारा निकाल लो बिठाओ। आज सुबह ही कहा है कि कॉस्टिंग के भी पर्टिकुलरली कुछ पार्ट सिलेबस, कुछ बच्चों के जो भी न्यूली एडिड हुए हैं इनके पार्ट सिलेबस होंगे मंथली, पुरानी लिस्ट में से आपके बैच में से कॉस्ट के जिसके नंबर अच्छे नहीं आए दोबारा टेस्ट होंगे तुम्हारे, वो मैम बताएंगे टाइम टू टाइम। मैं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रहा हूँ अपनी, पर मुझे क्या पड़ी है, मुझे रिजल्ट की पड़ी है कि जब बाकी इन 3 4 के लेने पड़ेंगे, कोई और 5 7 अगर वीक चल रहे हैं कॉस्टिंग में से बहाने से रिवाइज भी करोगे। हाँ, पर जो वीक है जिनका बढ़िया चल रहा है आप अगले पे एफर्ट लगाओ, बाकियों को थोड़ा साथ साथ खींचने दो, कवर अप करने दो। मैंने स्पेशली कहा कि आइडेंटिफाई करो, पुरानी लिस्ट निकालो, जो पहले पार्ट सिलेबस 3 हुए हैं कॉस्ट में से किसकी परफॉर्मेंस वीक है दोबारा बिठाओ, कि तेरा भी टेस्ट है दोबारा। हमें तो तभी कुछ रिजल्ट बनेगा, ये चीज है। सो नॉर्मली दिस बुक में जो कह रहा था, ये प्योरली सर मैं ब्लाइंडली फेथ कर सकता हूं, आपको भी किसी वजह से कह सकता हूं, बस यही बुक है और कुछ नहीं है, कोई मॉड्यूल नहीं है और बोल छोड़ पर। हाँ बट नॉट एग्जैक्टली मॉड्यूल, नॉट एग्जैक्टली मॉड्यूल, 99% इज मॉड्यूल। क्योंकि मॉड्यूल 1% में बहुत एक्स्ट्रा लिख रहा है यार, वो इतना लेवल लेना, इतना लेवल पढ़ना, वो क्या क्या एग्जाम्पल्स, बहुत कुछ कंटेंट बढ़ा रहा है, वो नीडेड नहीं है, वो नीडेड नहीं है। और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है बाहर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कंसेप्ट बुक है ये सिर्फ कंसेप्ट बताएगा, चैप्टर का कंटेंट बताएगा। क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या दिए गए हैं, स्कैनर्स, जो न्यूली एडिट है उनका बनाएंगे सिस्टम जो भी होगा, पर्टिकुलरली वो स्कैनर्स हैं। हर चैप्टर माइन्यूटली उठाओ, स्कैनर सॉल्व करो, चैप्टर बड़ा स्कैनर सॉल्व, चैप्टर बड़ा स्कैनर सॉल्व, एक बार चक्कर नहीं। और हमेशा रूल ये कहता है ऑडिट के लिए स्पेशली, मैंने लॉ में भी कहा था शायद, कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन करे, फिर दोबारा कंसेप्ट पढ़ा। उल्टा तुझे कंसेप्ट अब समझ में आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के, क्योंकि उस टाइम तेरे माइंड में क्वेश्चन घूम रहे होंगे कि हाँ मैंने सर ऐसे पढ़ा था, वहां पे ऐसा पिछली अटेम्प्ट में एमटीपी में आरटीपी में ये क्वेश्चन आया था। लास्ट में थोड़ी वो शो पीस थोड़ी नहीं है, लास्ट में जाके ओपन करोगे, लास्ट में कुछ ओपन नहीं होगा, साथ के साथ चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहे कॉस्टिंग है, करवाया नहीं कॉस्टिंग का, यही करो कुछ, पीवाई क्यू ये सॉल्व करो, ये होमवर्क ले, जितना इन दिनों उनको ओपन करेंगे तो ही मदद बनेगी। सो दिस इज प्योरली प्योरली आईसीआई मॉड्यूल, बड़े इजीली मैं कह सकता हूं। आज आप शायद हार्ड लेवल पे काम करेंगे ना, बढ़िया, उल्टा कल को तुम इसको इजीली ग्रास कर पाओगे। आज डे 1 ही मैंने समरी दे दी, क्योंकि एक फिल्टर आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट होता है ना, 100% दूंगा, वो पुनकर कितना निकलेगा 70, पेपर तक जाके कितना होएगा 50, लिखते टाइम 40, हाई 40 पे आ गया, पंगा पड़ गया। समझे ना? अब मैं अगर डे 1 ही तुझे 50 दूंगा
फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। वो जो समरी बेस पे कर रहे हैं, और बुक प्रेजेंटेशन वाइज अच्छी है, फोटोग्राफी वाइज अच्छी है, कि हाँ इसमें हाईलाइट करके दिया हुआ है, मेन मेन वर्ड फलाने लिखे हुए हैं, वो सब कुछ इसमें भी है। पर ये चलेगी आई से। मैं तो लिटरली कहता हूँ आई मैम की तो मेहनत कम होगी, उल्टा मैट ही कॉपी मार दिया, बन गई बुक। उल्टा पहले जो इनकी बुक्स हमारे टाइम पे जो आती थी ना, बहुत फेमस, मतलब आप ये मानो कोचिंग तो क्या करेगी, बुक ही इतनी सेल होती है यार। दिल्ली लेवल से ऑल ओवर इंडिया लेवल पे चल रही है बुक, सेल्फ मेड बुक, ऑडिटिंग को इजी बनाने वाली बुक जो है, काइंड ऑफ दिस। पर अब तो ये मान लो ये टाइटल है, जस्ट सिंपल सी बात, ये बिल्कुल ऐसे ही मैटर, ऐसे ही मैटर। हर वर्ड तुम जाकर मैच ही कर लेना, विश्वास तो होता नहीं आपको शायद, जाके मैच ही कर लेना, जब पढ़ोगे कंटेंट, मॉड्यूल सामने रख लेना, इसको सामने रख लेना, डिट्टो कॉपी, एंड थैंक्स मी लेटर, बाद में आके बता देना हाँ सर वही था, गारंटी डिट्टो मॉड्यूल है। उल्टा यही यही चीज आईसीए तुमसे मांग रहा है, शीट्स में दिखे वो वर्डिंग, वो वोकेबलरी जो सजेस्टेड, सजेस्टेड भी कहां से रेडी होगा, मॉड्यूल से। तुम भी क्या पढ़ रहे हो डे वन से, मॉड्यूल, वर्डिंग भी क्या लिखेंगे, मॉड्यूल। चल 50%, 60%, 70%, धीरे धीरे आदत डालो। अब यहां पे जी होता क्या है, जो टाइमलाइन मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले तो एक फाइनेंशियल ईयर, लेट इट बी फाइनेंशियल ईयर 2024-25, कब क्लोज हुआ जी, 31 मार्च 25, दैट इज क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कि फाइनेंशियल ईयर यहां पे क्या हो गया, क्लोज। और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर यहां पे क्लोज हुआ, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन क्या हो जाती है, स्टार्ट। क्लियर, मतलब तकरीबन तकरीबन आप एस्टिमेट अगर लगा के चले 30 जून तक ये मैनेजमेंट, मैंने पहले वर्ड ही क्या लिख दिया, मैनेजमेंट, क्योंकि इट्स होम ड्यूटी मैनेजमेंट। लोग गलत कहते हैं पर्टिकुलरली कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है सीए के पास चले जाओ, बैलेंस शीट बनानी है सीए के पास चले जाओ, और बनाते हैं। पर जिनकी बैलेंस शीट मैं बनाऊंगा ना, उनका ऑडिट मैं नहीं करूंगा, तो इंडिपेंडेंस ब्रीच होगी। पहली थ्रेट, सेल्फ रिव्यू, मैं अपने ही किए हुए काम का क्या कर रहा हूं, ऑडिट रिव्यू। मैं पूछू कौन था मूर्ख, ओ मैं ही था, मैं ही था। कोई करेगा ऐसा, वो करेगा ऐसी गलती, अगला उल्टा छुपा लेगा, बताएगा भी नहीं कि गलती बीच में दब हो जाए, क्यों, रेपुटेशन का सवाल आएगा। हम बनाते हैं, बट जिनकी बैलेंस शीट्स हम बनाते हैं, फिर उनके ऑडिट हम नहीं करते। और अल्टीमेटली जिनका ऑडिट करेंगे नेचुरली उनकी एफएस नहीं बनाएंगे। है ये दो सर्विस अलग अलग है, ऑडिटिंग सर्विस अलग चीज है, रिलेटेड सर्विस, ऑडिट के रिलेटेड सर्विस अलग चीज है, बट उनमें दोनों में डिफरेंस है। तो 30 जून को लेटेड बी मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेगी, प्रिपेयर, एंड वर्ड चलता है प्रेजेंट, एज पर एफआरएफ, वर्ड चलेगा शॉर्ट एफआरएफ, मैं बहुत सारे एब्रिविएशन दूंगा। और डे वन ही जहां जहां चल रहे हैं, मतलब याद रखना धीरे धीरे, या पेपर में मतलब कहीं बुक में साइड पे लिखते रहेंगे जो भी है, क्योंकि वर्डिंग शॉर्ट में चलेगी, पूरा वर्ड क्लियर। एज पर एफआरएफ का मतलब होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिस मुताबिक, जिस फ्रेमवर्क, जिस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाकर देनी है, दैट आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इज इट क्लियर। अब ये बनाकर देंगे, और ये कह रहे हैं इसमें, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्होंने असर्ट करा है, असर्ट, असर्ट मतलब बोलना, बताना, स्टेटमेंट दी है। किस बारे में स्टेटमेंट दी है, कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, ये वाली वो टी एंड एफ शो कर रही हैं, टी एंड एफ मीन्स शो कर रही, बट ये बात कौन असर्ट कर रहे हैं, ये किनको असर्ट, किनको एड्रेस करना चाहते हैं ये बात, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर वैसे तो कभी कंपनी में जल्दी जल्दी आते हैं, ईजीएम होगी तो बुला लेंगे, नहीं तो उनका बेचारों का दिन एक ही होता है, दैट इज, वो तो इस दिन आएंगे। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसको वर्ड बोलते हैं, ये किसको एड्रेस की जा रही हैं, टू द यूजर्स, नॉट मेंबर्स ओनली, मेंबर इज अ शेयर होल्डर, एक वर्ड होता है स्टेक होल्डर, स्टेक, स्टेक होल्डर्स, यूजर्स,
क्या एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ कल मेंबर के काम आती है? सर क्रेडिटर्स हैं, बैंकर्स हैं, गवर्नमेंट है, लेंडर्स हैं, कितने लोग बैठे, रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिन्होंने नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करनी है, उनको वर्ड बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। क्या वर्ड बोलते हैं? शेयर होल्डर से भी ब्रॉडर वर्ड कौन है? स्टेक होल्डर। दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल, दैट ऑर्गेनाइजेशन विच हैज एनी काइंड ऑफ स्टेक। स्टेक मीन्स इंटरेस्ट। गवर्नमेंट है, तुम्हारी एंटिटी में क्यों इंटरेस्टेड है? टैक्स। इंप्लॉइज हैं, तुम्हारी एंटिटी में क्यों इंटरेस्टेड है? सैलरी, बोनस। रिसर्च एनालिस्ट हैं, इन्वेस्ट। समझ रहे हो पॉइंट? लेंडर्स हैं, क्रेडिबिलिटी, कि आप क्रेडिबल मतलब क्रेडिट वर्दीनेस है, कहीं ऐसा तो नहीं पैसा देके फंस जाएंगे कि हमारा पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, ये चीज। तो ये चीजें बड़ी मतलब यूजर्स, इसको वर्ड बोलते हैं आपका क्या? यूजर्स। नॉट ओनली सर ये एफएस कर लिया आप कह रहे हो, इनको ना एक और वर्ड बोलूंगा हल्का सा मैं। क्या मैं एफएस कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना रहा हूं या जर्नल पर्पस? नया वर्ड है। क्या ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बनाई जा रही है, किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाई जा रही है? जैसे बैंक लोन के केस में बनती है, बैंक लोन के केस में बनती है, उनको वर्ड बोलते हैं एसपीएफएस। क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कौन है? जीपीएफएस। ओपन टू ऑल किसी ने यूज करनी, ये बड़ी बात है। जो लैंडर्स, बोरोवर्स, गवर्नमेंट, किसी को चाहिए, मैंने कौन सा किसी के लिए स्पेशली बनाई? इट सर्व टू द पर्पसेस ऑफ ऑल। जितने भी लोग होंगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ी उठाओ, जो मर्जी देखो सर, मैंने क्या छुपाया आपसे? कुछ भी नहीं। कहते हो क्या पता ये एफएस कोई और हो, किसी और को और कर रखी हो। मैं कह जी कुछ नहीं होएगा, सब जगह एक ही एफएस जाएगी, क्योंकि ये कौन सी एफएस है? जीपीएफएस। कौन सी है? जर्नल पर्पस, जो किसी पर्टिकुलर को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाएगी, जो सबके लिए बनाएगी। किसी को भी चाहिए, जब मर्जी यूज करो, आपकी इच्छा। अब होता क्या है, ये बात कौन कह रहा था? मैनेजमेंट सर, हम सच कह रहे हैं, जो एफएस हमने बनाई है ना, वो अपने आप में ट्रू एंड क्या है? फेयर। एवरीथिंग इज, सब कुछ बढ़िया है, ऐसा है फलाना। मैं क्या तुम्हारे कहने पे थोड़ी मानूंगा। मेंबर्स कहते जी, मेंबर्स कहते हम मीटिंग में तब आएंगे, पहले इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एक पर्सन हायर करो। कौन? जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करेगा? एंड अपनी रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में क्या प्रेस्क्राइब करेगा? ओपिनियन। क्या प्रेस्क्राइब करेगा? मेरी हल्की सी बात ऑडिट से यहां पे शुरू होगी, आगे तो क्लियर है, आगे एजीएम में जाएगा, ठीक है ना, मेंबर्स उसको अडॉप्ट करेंगे एफएस को, डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होगी। अगला पॉइंट नहीं चाहिए, मेरी कहानी यहां पे पलट गई। सर आपने वर्ड अभी बोला कि यही चार शब्द जो मैनेजमेंट कह रही थी, असर्ट करते हुए, स्टेटमेंट में लिखते हुए कि हमने सब कुछ क्या करा है, प्रॉपरली शो करा है, फलाना करा है, वो करा है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा ना, ना मुझे मानना है। यही चार शब्द मुझे कौन कह दे? ऑडिटर कह दे, और वो भी राइटिंग में। कच्चे खेल थोड़ी खेलेंगे, ऑरली बोलने में मेरे को भी डर नहीं है, मैं ऑडिटर हूँ। ऑरली बोल, मैं तो कह रहा हूँ लिख बोल लिया करो, राइटिंग रहने दो यार, ऑरली पूछ लिया करो। हाँ कंपनी ठीक है, कल को कोई दिक्कत आ गई, मैंने तो नहीं कहा था, मैं तो था ही नहीं। रिटर्न रिपोर्ट में कैसे मुकर जाएगा? अच्छा रिटर्न रिपोर्ट में भी मुकरने शुरू हो गए, कहते सर आपने रिपोर्ट जारी करी है। मैं कहा आपकी बना के दिखाऊं? कहते आपके साइन है, तेरे करके दिखाऊं? मैं स्टैंप लगी है, मार्केट में 36 मिलती है। कोई जवाब नहीं। कहते जी आपका लेटर हेड है, मैं कहा आपका बना देता हूँ, मेरा प्रिंटिंग प्रेस भी है। कोई जवाब नहीं, हर जगह। और ये मानो पहले जो होता था, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग साइन भी हमारे सारे अलग अलग होते थे। कुछ बातें बता रहा हूँ, आगे ना फालतू बोल दियो कि किसी का आगे। साइन भी डॉक्यूमेंट बेस्ड अलग अलग होते हैं। धीरज गोयल के 4 साइन है, इट डिपेंड्स अपॉन डॉक्यूमेंट कैसे। क्यों, क्या पता किस पे मुकरना पड़ जाए। अगर तो होता कि हाँ वैलिड है, ठीक है, मेन साइन, नहीं तो दूसरे पे दूसरे साइन। सब जगह अलग अलग है। जो फीस स्लिप आपको देता हूं उस पे अलग साइन, जो मेन साइन है वो चेक वाले चलते हैं वो अलग साइन। बेस्ड ऑन दैट देखना पड़ेगा।
चलो अपना ऐसे इंटेंशन नहीं है, वैसे बात कर रहे हैं बताओ। तो वहां पे फिर इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि ऑडिट रिपोर्ट पे ऑडिटर का क्या लगा होना चाहिए? यूडिन स्टैंड्स फॉर यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद वो साइन भी ना करे, स्टैंप भी ना लगाए, कोई चक्कर नहीं। फिर तो बैंक वाले दुनिया पागल है, वैसे स्टैंप साइन करवा के फिर जा रही है फिजिकल कॉपी। तो गुरुजी उसके ऊपर यूडिन लग गया, इसके ऊपर क्या परमात्मा का ठप्पा लगा के लेके आऊं? यूडिन तो लगवा दिया। यूडिन जनरेट ही कहां से होता है? आपकी पर्सनल लॉगिन आईडी से, आईसीआई की साइट से। ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया विद आईसीआई एंड इट विल बी सर्च्ड बाय एनीवन। किसी ने भी मान लो तसल्ली करनी है कि ये डॉक्यूमेंट वैलिड है या नहीं है, आई ऑनलाइन आईसीआई के पोर्टल पे जाए, यूडिन सर्च करे, सारी डिटेल जो डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है ना, मेन मेन ब्रीफ, सारा आपको वहां पे मिलेगा। करते हैं, हमें मैसेज आता है क्रिएट करने का भी, चलो वो तो मैंने लगा के दे दिया। जिस दिन भी कुछ सर्च करेगा उसको मुझे मैसेज आएगा कि आपका यूडिन सर्च किया गया है। क्यों? पर्सन वेरीफाई नहीं करेगा कि वाकई में कहीं पुराना कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया। और वो बना ही ऐसा हुआ यूडिन नंबर, फर्स्ट दो लेटर होते हैं ईयर, फर्स्ट दो लेटर होते हैं। अब ये ना अवेयरनेस सारी जगह फैला दी गई। मान लो कोई बंदा आज की डेट में कहता सर ये नहीं, मैंने अभी स्टेटमेंट वगैरह बनवाई है, सीए सर्टिफाइड है फलाना है, आज की डेट में उस पे ना लिखा हुआ यूडी नंबर 24। मैं कहा, पागल हो गए सर आप, 24 तो आ ही नहीं सकता। ईयर कौन सा चल रहा है? 25। मतलब ही नहीं, ये जाली है, ये नकली है। कई बार हमारे पास भी होता है, किसी पुराने सीए का काम मान लो हमारे पास आ गया, क्लाइंट क्या करके लेके आया हमें थोड़ी पता है, हम यहीं से पकड़ देते हैं। मैं कहा जी ये तो उस साल का है ही नहीं, 100%। अच्छा, अगले 6 नंबर मेंबरशिप नंबर, हर डॉक्यूमेंट पे पहले दो ईयर, अगले 6 मेंबरशिप नंबर, फिर यूनिक नंबर चलता है। और जब ये चीज जनरेट हो गई, डॉक्यूमेंट के ऊपर लग गई, इसके ऊपर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। दैट इज द थिंग कि और हमें ऑडिटर क्लियरली क्लियरली अपनी ओपिनियन क्या करे? एक्सप्रेस क्या करे? और ओपिनियन जो होती है वो दो तरह की होती है जी, दो तरह की होती है। नंबर वन होती है अनमॉडिफाइड, नंबर वन इज, नंबर टू होती है कौन सी? मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड का मतलब होता है क्लीन, दैट इज, सब बढ़िया, इनको कहते हैं ग्रीन सिग्नल। ऑडिटर ने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हरी हरी झंडी दे दी, सब बढ़िया जी, सब अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द, गारंटी नहीं दूंगा मैं, गारंटी नहीं दूंगा। हमेशा वर्ड यहाँ पे क्या आएगा? रीजनेबल एश्योरेंस। क्या आएगा? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। जिस तरह का हमको बताया गया, दिखाया गया, जितनी हम चेकिंग कर पाए बेस्ड ऑन टाइम, तो उसके बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ काफी हद तक सर, मतलब आई विल फाउंड दैट ऑल थिंग्स आर इन द प्रॉपर मैनर, दैट इज क्लीन ओपिनियन। अनमॉडिफाइड, मुझे ओपिनियन मॉडिफाई करने की जरूरत, एवरीथिंग इज फाइन, कि मतलब इसमें लैंग्वेज भी क्या चलती है? यस, टी एंड एफ। मैं शॉर्ट वर्ड लिख रहा हूँ जस्ट समझने के लिए, बाकी सब कुछ मिलेगा जहां पे आप चलेंगे टॉपिक वाइज, कि यस टी एंड एफ है। हाँ सर, जो मैनेजमेंट कह रही है ना वो बात सही है, जो मैनेजमेंट ने असर्ट करा है वो बिल्कुल सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं। बट दूसरा आता है कौन सी ओपिनियन? मॉडिफाइड का नाम सुनते ही मतलब गड़बड़ है जी, थोड़ी है या ज्यादा वो देखते हैं, पर गड़बड़ है। मैं क्लीन ओपिनियन नहीं दूंगा ना जी, मैं क्लीन ओपिनियन दे ही नहीं सकता। यहां पे चलती हैं तीन, इसके अंदर कितनी चलती हैं? तीन। पहली होती है एडवर्ड्स, कौन सी ओपिनियन? दूसरी होती है जी क्वालिफाइड, कौन सी? क्वालिफाइड मतलब लाइक कंडीशनल, जैसे कहते नहीं एक्सेप्ट दिस, बाकी ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? मेरा काम भी चल गया, क्लाइंट का काम भी चल गया। कैसे? एक्सेप्ट दिस, बाकी ठीक है, मैं भी सेफ हो गया, उसको भी थोड़ा सुनने में अच्छा लगा। देखो 100% हर चीजें सही हो शायद ना मिले, 100% चीजें सही हो शायद ना मिले, फिर तो मैं ये दे नहीं पाऊंगा।
फिर आप कहीं ना कहीं मॉडिफाइड में जाओगे, मॉडिफाइड में एक वर्जन बैठा कौन, क्वालिफाइड, कि चलो ऐसे कर लो, एक्सेप्ट दिस। कोई इक्का दुक्का काम नहीं भी हो पाया, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, दाल में ही कुछ काला है, दाल तो नहीं काली, ये बता दो बस। समझ रहे हो पॉइंट? चलो क्वालिफाइड दे देते हैं। या तीसरा होता है डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। थोड़ा सा सुन लो, 2 मिनट का काम है, आज इतना ज्यादा तो नहीं, चलो कुछ बातें अभी क्लियर नहीं है, कल और इसको आगे लेकर चलेंगे यही साइकिल से। अभी तो प्रोसेस मैंने अपना लॉन्च करना है, तभी मैं स्टार्टिंग 2 लेक्चर बड़े प्यार से लेता हूँ, आराम से अपना सुनो कर लो, समझो मेरी बातें कहाँ तक चल रही हैं, क्योंकि जब एक बार स्टार्ट हो गया ना कंटेंट, फिर कंटेंट बेस्ड बात आएगी, फिर ये ओपन डिस्कशन नहीं होगी, फिर कंटेंट बेस्ड चलेगी। अब यहाँ पे सर मैं थोड़ा बता रहा हूँ, एडवर्स होने का मतलब गलत, प्योरली गलत। कहते हो सर कोई एक्सेप्शन डाल दो, मैं क्या, जब है ही गलत है तो माड़ी मोटी चीज होती है मम्मी बात ना, दाल में कुछ काला हो, फिर तो मैं क्या करूं, क्वालिफाइड, कि चल मैं भी एडजस्ट कर लूंगा। सारा काम ही खराब है, टी एंड एफ है ही नहीं, बिल्कुल ही झोल चल रहा है कंपनी में। इन दैट केस, इन दैट केस फिर हम वर्ड क्या कहेंगे सर, एडवर्स। जहां पे तुमने यस कहा ना, वहां पे क्या आ जाएगा, नो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट शो ट्रू एंड, और ये इशू करना मतलब कंपनी की बैंड बजनी, खत्म। जहां आपके ऑडिटर ने सीधा ओपनली बोल दिया कुछ नहीं कर रहे, कोई काम का नहीं है, फलाना फलाना जो है सब बकवास है, झूठ बोल रहे हैं, फलाना है, मतलब शामत बना देंगे तेरे मेंबर है तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, कि मतलब सर हमें तो आज पता लगा, क्योंकि बेचारे आती है एक दिन है। सारा दिन 365 दिन कौन मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट। समझ रहे हो पॉइंट? अब दूसरा वर्ड आता है जी मीडियोकर, मैंने इसीलिए इसको बीच में लिखा है, मीडियोकर। ये दोनों का हाइब्रिड है। जैसे कहते नहीं, आपने कहा सर मटेरियल में स्टेटमेंट है या मटेरियल एंड प्रिवेसी में स्टेटमेंट है, थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, मटेरियल में स्टेटमेंट, चलो अगर इतना क्या है, फिर तो क्वालिफाई देके भी काम चला देंगे, एक्सेप्ट दिस, बाकी ठीक है। बट अगर आप वर्ड बोल रहे हो मटेरियल एंड क्या है, प्रिवेसी, प्रिवेसी मीन्स सारे लेवल, हर लेवल पे, मतलब मैं एफएस का सर कौन सा कोना बताऊं जहां मिसस्टेटमेंट ना हो, कहते अच्छा ऐसी बात है, फिर तो भाई क्वालिफाइड नहीं, फिर कौन सी जाएगी, एडवर्स, फिर तो एडवर्स ही जाएगी। मेरे को कोई शौक थोड़ी है किसी कंपनी को एडवर्स जानबूझ के जारी करना, चलो इसकी बैंड बजा के देखते हैं, मेरे को शौक थोड़ी है। और दूसरा, नीचे जो लास्ट वाला है, इट इज बेसिकली नॉट एन ओपिनियन, अगर इस वर्ड को तोड़ा जाए ना, डिस्क्लेम, डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन, मैं ओपिनियन क्लेम, जैसे आप नॉर्मल नहीं करते, पर्टिकुलरली आप अपनी लैंग्वेज में कोई साथ वाला उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, मैं तेरे को डिसऑन कर दूंगा, ये मेरे साथ नहीं है, ये है ही उल्टी हरकत वाला, हमें तो नहीं, मैं तो मुकर जाऊंगा, डिस्क्लेम, दैट इज डिस्क्लेम, इट्स नॉट एन ओपिनियन, ये ओपिनियन थोड़ी है। ओपिनियन जब आप कुछ कहो, मैं तो कह ही नहीं रहा, इट शोज अनेबलनेस, जिसमें हम कहेंगे सर हाँ हमें बुलाया गया था जी, ऑडिट करने के लिए बुलाया गया था, बट वी शो अवर अनेबलनेस, हम ऑडिट कर नहीं पाए, जो भी कारण है, आप कारण जो रीजन वाला पैराग्राफ है उसमें पढ़ लो, मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, डिले कर रही है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है, हमारे स्कोप को लिमिट कर रही है। सर आप समझते नहीं ना, पर्टिकुलरली तुम्हारे हाथ में अगले की किस्मत है, तेरी ओर से कलम फिरना अगले की किस्मत बदल देगा, और वो किस्मत पॉजिटिव भी हो सकती है, नहीं, ये भी नहीं पता कहीं पर्टिकुलरली सर इंटिमिडेशन थ्रेट आने शुरू हो जाए, क्या पता ऑडिटरी पकड़ के पेल दिया, ये भी नहीं पता, मारने धमकाने की धमकी, लॉ लॉ सूट्स वगैरह फाइल करने की धमकी, लिटिगेशंस में खींचने की, खामखा हराश करना, क्यों आप समझ नहीं रहे, तुम्हारा कुछ भी कहना अगले के लिए क्या हो सकता है वो उसको पता है, कि ये तो कह के चला जाएगा, हमारे तो बैंड बज जाएगी इधर, हाँ जो भी कारण है, फिर वहां पे बंदा क्या सोचता है जी, मैं जब काम ही नहीं कर पा रहा, फिर मैं ओपिनियन क्या दूंगा, मैं एविडेंस कलेक्ट ही नहीं कर पा रहा,
जिनके बेसिस पे मुझे क्या देनी है, ओपिनियन देनी है, मैं काम ही नहीं कर पाया, मैं प्रोसीजर नहीं लगा पाया। हाँ, मेरी जो अनेबलनेस है उसके कारण लिखे पड़े हैं, आप उस कारणों में पढ़ दो, बट मैं डिस्क्लेम कर रहा हूँ सर, मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। इट्स बेसिकली डिस्क्लेमिंग द ओपिनियन, डिस्क्लेमिंग। अपने लिए वर्ड बन जाता है, ये ओपिनियन है, ओपिनियन नहीं है ये, काइंड ऑफ क्या है, डिस्क्लेमर। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। आता नहीं, कोई भी मूवी स्टार्ट होते कुछ आते पहले डिस्क्लेमर आता है कि ये घर पे ट्राई करने की कोशिश ना करें, मैं डर के आगे जीत है, ऋतिक रोशन बन जो खाई से छाल मार। भी भाई, ये सब पात्र हैं, ऐसे बनाए गए हैं, फलाना है, अगला पहले डिस्क्लेम कर देता है। और वो देना जरूरी है। किसी पिक्चर में अगर मान लो किसी भी जगह पे आपने देखा डिस्क्लेमर नहीं दिया गया ना, तो लॉ सूट दे कैसे फाइल होते, कि 1 मिनट से पहले जाएंगे, केस पे केस होएंगे। ये समझ रहे पॉइंट? तो ये चीजें वहां पे ध्यान में रखनी पड़ती है कि मतलब सर हमें ओपिनियन, अभी तो आपने नाम सुना है कि ओपिनियन कितनी तरह की होती है, हमें तो ये भी नहीं पता अभी ओपिनियन कहाँ पे कौन सी देनी है। मैंने तो अभी जस्ट एग्जांपल्स दी हैं, जस्ट कि इस तरह से। फिर ये क्या बनती है, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के क्या बात बनती है, बोर्ड रिपोर्ट। क्योंकि मैं जो जो क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, मैं जो जो रिजर्वेशन लगाऊंगा, सर बोर्ड को भी तो जवाब देना पड़ेगा। मेंबर कल्ला मेरी बात थोड़ी सुनने आ रहा है। अच्छा, फिर आगे सर्कुलेट भी तो करवानी है एफएस। एंड सर्कुलेट में क्या कर लिया, एफएस सर्कुलेट होती है, एफएस ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट साथ में वो भी तो जाएगी, ताकि अगले मीटिंग में आए तो भाई पढ़कर आए, इनको सारा मैटर पता हो, नोटिस भी जाएगा, एजेंडा भी डिस्कस होंगे, सब कुछ। अब तो लेटेस्ट ही आपने लॉ में पढ़ा हो चैप्टर, सब कुछ वैसा चलेगा। दैट इज, हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? सो दिस इज जस्ट जस्ट एन इंट्रो। अभी तो मेरा काम 1% भी शुरू नहीं हुआ। क्लियर? कि अपन अभी तो जस्ट बात करी है कि मतलब क्या डेकोरम रहता है, क्या सिनारियो चलते हैं, दैट इज द ओनली थिंग। अभी इसको बेस मानते हुए कल वाले पार्ट में देखना, और चीजें नहीं बताऊंगा। ये हर बार होता है, पर्टिकुलरली कोशिश सोच कर आते हैं कि प्रोसेस लिखवा के जाऊंगा, वो 8 पॉइंट कभी पूरे नहीं हो पाते। क्यों? बातें बीच में कोई ना कोई और जगह ले लेती हैं, कुछ और नई चीजें बताने वाली हो जाती हैं, तभी हर बैच में लेक्चर अलग अलग होते हैं। अब आपको ये रिकॉर्डिंग है तो आपको यही मिलेगी, और माइट भी ये नहीं पता नेक्स्ट बैच को जब ऑडिट पढ़ाऊंगा तब यहां तक भी पहुंच पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, तब तक बातें और किस लेवल तक चली जाएंगी। पर ये मेन बेस है, एक बार चैप्टर 1 एंड 2 पे मेहनत कर ली, ओके। एंड सबसे जरूरी, मुझे जो आप लोगों से डे 1 से कमिटमेंट चाहिए, एक ऑडिट का रजिस्टर आज ही जाकर लगाओ, आज ही। एक रजिस्टर चाहे छोटा लगाओ या अगर आपके पास पड़ा जैसा भी है, प्रॉपर रजिस्टर। मुझे डेली आप लोगों से, चलो आज तो अपने डिस्कशन है, जब से कंटेंट शुरू हो गया, 20 मिनट आपकी डेली राइटिंग मुझे घर से चाहिए। मैंने 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब भी मुझे टाइम लगा, मैंने रजिस्टर मंगवाना है, और एक एक पर्सन का रजिस्टर मैंने चेक करना है। आप यहाँ पे छोड़ के जाना, नेक्स्ट डे अपना यहीं से उठा लेना। पर वीकली बेसिस या वीक के बीच में भी रैंडमली बुलाना पड़ा, और मुझे इस चीज में कोई नॉन सीरियसनेस नहीं चाहिए। 20 मिनट मतलब डेली 20 मिनट आपने ऑडिट लिखना है, चाहे 1 घंटा रिवाइज कर रहे हो, 40 मिनट रिवाइज कर लेना, 20 मिनट लिख के ले गया, कुछ लिख के ले गया ऑडिट के बारे में, जो तूने पढ़ा आज, जो रिवाइज करा, लिख के लेके आ। वोकैबलरी, बुक रिवाइज करी, बुक बंद करी, चल गई, टाइमर लगाकर। एंड वो नोट होना चाहिए पेज के ऊपर, डेट वाइज एंट्री आपकी होनी चाहिए। अब रजिस्टर मेंटेन करने भी सिखाऊंगा। डेट नोट होनी चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, एंड टाइम आपका ऊपर होना चाहिए। 20 मिनट मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, कहीं गिनती लेके आए टाइमर लगा के बैठो 20 मिनट। ओपिनियन का भी वो लेके छोड़ दिया, आगे से आधा घंटा हो जाए, टॉपिक पूरा हो, बट मिनिमम हैंड्स प्रूव्ड बोल रहा हूँ ये। और इसमें मुझे कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए, मैं साफ कह रहा हूँ प्रैक्टिकली। फिर मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़े किसी बात पे, ठीक है ना, मैं क्लास से निकाल लूं, उसका कोई फायदा नहीं। मुझे ये 20 मिनट की पूरी कंसिस्टेंसी चाहिए डेली। आप जहां भी हो, जहां भी बिजी हो, मुझे नहीं पता, जिस दिन कॉपी मंगवाई है ना, लास्ट नोटिंग से लेके नेक्स्ट नोटिंग मेरी डेट होगी, लास्ट डेट चेकिंग का और नेक्स्ट डे चेकिंग का, मुझे 7 पेज या 5 पेज जितने दिन बनते हैं मिलने चाहिए। इच्छा आपकी क्या लिखना है, नेचुरली जो रेलेवेंट टॉपिक चलेगा, कोई टेस्ट होगा या कुछ भी होगा, मुझे नोटिंग मिलनी चाहिए।
ये कमिटमेंट बस मुझे आप अच्छे से दे दो, नंबर मेरे से लिखवा के ले जाना, जितने चाहिए होंगे उतने लिखवा के ले जाना। आज डे 1 है, टोटल 75 लेक्चर मेरे प्लान होते हैं ऑडिट के अंदर। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, ऑन एन एवरेज 20 मिनट में सर 2 पेज लिखे जाते हैं। भी याद करने के बाद लिख रहे हो ना, खुली कविता थोड़ी लिख रहे हैं। याद करने के बाद भी लिखोगे तो 20 मिनट में बड़े प्यार से 2 पेज, बड़े प्यार से रजिस्टर के पेज को मल्टीप्लाई कर लो, मुझे उतने पेजेस चाहिए, सिंपल सी बात। और आप खुद देखना, विद इन अ वीक देखना, कोई बात, थैंक्स मी लेटर, देखना कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट आपको फाइंड आउट होगी। सर पहले तो अपन कुछ और ही सोच रहे थे, मतलब आप उल्टा मन करे लॉ के लिए भी अपने वो डेकोरम यूज करने शुरू कर दो, बट ये हैंड्स प्रूव्ड है। इवन एसएम में भी, एसएम के तो टेस्ट में हमने क्लासरूम पार्ट में भी काफी लेने हैं, एसएम के लिए भी डे 1 से जब भी स्टार्ट होगा बीच में पर्टिकुलरली रजिस्टर से जो लिखने वाला पार्ट है वो लिखने वाला है। अब आई थिंक सो मैं कोई 2 घंटे नहीं कह रहा, कोई 1 घंटा नहीं कह रहा, सिर्फ कितने मांगे तुमसे, 20 मिनट, और वो भी उसी 1 आवर में। और बोल सेपरेट लगा लो तो बहुत ही बढ़िया, मैं तो अपने 1 आवर में कि इतना भी मेंटेन कर लो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। बट दीज आर जस्ट बेयर मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं है, ये बेयर मिनिमम है। मैक्सिमम आपने इसको बनाना जहां तक बना सको, पर आप इंप्रूवमेंट देखना। मैं फिर वही बात कहता हूं, कहते सबको हैं, मानते सभी नहीं हैं। जो मान रहे हैं वो तो मानो, बाकियों से मैं मनवाऊंगा कैसे काम करना है, ठीक है ना। फिर उसके लिए क्या रूल्स बनेंगे नए, बट अब नहीं सर, अब जब मोटिवेट हम भी हुए हैं ना रिजल्ट पॉइंट से, रिजल्ट लेकर आएंगे। रेशो अगर इतनी मेंटेन रखी है तो आगे भी मेंटेन रहेगी। अपने को कोई वो लैकिंग नहीं चाहिए कि मुझे रोज नए नए बहाने चाहिए, मैं कोई बहाना एंटरटेन नहीं करूंगा। इवन ऑनलाइन इज जस्ट फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, नॉट फॉर द फेस टू फेस। आज सुन लो, किसी का कुछ भी है, कुछ भी, कुछ भी, समझ लो बट मैंने ऑनलाइन अलाउ नहीं करना। सिंपल सी बात, दैट इज जस्ट अ फैसिलिटी फॉर किसके लिए है, जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। किसी का बस लेट है, फलाना लेट है, कुछ और लेट है, मैंने अलाउ नहीं करना। कोई एमएसटी है, पेपर्स हैं, देन रिकॉर्डेड बच्चे। मैं पार्शलिटी नहीं कर सकता, किसी को हाँ बोलूं किसी को ना बोलूं, फिर मैं ही इंडिपेंडेंट नहीं, तुमको ऑडिट को क्या पढ़ाएंगे। नहीं, फिर वन मोड चलेगा, इधर फेस टू फेस, इधर रिकॉर्डेड। सिर्फ जो पर्टिकुलरली रिकॉर्डेड में अपने ऑनलाइन में है सिर्फ वही। मुझे कृपा करके अब रोज सुबह मैसेज ना मिले, समझे ना पॉइंट। हमारा आधा मूड तो वहीं पे हो जाता है, कभी क्या है, किसी का काम, बच्चे सबके हैं। अगर जिस दिन मैं काम पे चला गया ना, मुश्किल में पड़ जाओगे, समझे ना पॉइंट। बट हम अपने आप में डिटरमिन्ड है कि नहीं, लेक्चर डिसाइडेड है, लेना है तो लेना है। बट ऑनलाइन विल नॉट बी अलाउड टू एवरीबडी, टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, नॉट क्लियर। तो ये चीजें बस मेंटेन करते हुए मुझे 2 चीजों की कमिटमेंट चाहिए आपसे। वन इज रेगुलरिटी, सेकंड इज 20 मिनट्स की नोट। हफ्ते के हफ्ते अपने आप मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा, यहां रजिस्टर आपके कल्ले कल्ले के होने चाहिए। नेक्स्ट डे अपना यहीं से उठाकर ले जाना जैसा भी होगा, क्लियर। सो दैट कि मुझे फाइंड आउट करना है कि आप कौन कैसी वोकेबलरी यूज कर रहे हो, क्योंकि लिखोगे तो आपका टेस्ट थोड़ा पता लगेगा कि आप कैसा यूज कर रहे हो, कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, क्या चीज है, दैट्स, समझे पॉइंट। सो आज के लिए जस्ट इतना ही करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर यहीं से मैं अपनी बात क्या करूंगा, शुरू करूंगा, क्लियर। सो नेक्स्ट सेशन इज योर टेक्स्ट का सेशन है रिगार्डिंग दैट, क्लियर। चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट।